हैंड राइटिंग एनालिसिस के बारे में आप लोगों में किसको, आप लोग अभी अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हैं, जिसको बोल रहा हूँ। आप लोगों के क्या मालूम है हैंड राइटिंग एनालिसिस के बारे में आपको? उससे क्या क्या होता है, कितना सही है, एक्यूरेट है, क्या चीज़ है, आपको क्या नॉलेज है इसके बारे में, एंड क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज के उस पर? तो हम उसी हिसाब से प्रोग्राम करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग ये सेशन कंडक्ट करेंगे। सो व्हाट सर इज इट दैट यू नो? हाँ, आप सर लोग जितना कैमरा मुझे ऑन कर पता सकते हैं अपना है सर जितना कैमरा मुझे पता ऑन। है हैंड राइटिंग एनालिसिस की की मदद से हम जो लेटर्स की कंस्ट्रक्शन जो हम डे टू डे यूजेस में कर सकते हैं, उससे हम उस स्पेसिफिक पर्सन का नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? नेचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप लोग? इस बात से यकीन करते हैं, इस बात को मानते हैं कि नेचर प्रेडिक्ट हो सकता है हैंड राइटिंग देख के? तो लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ये लो जी। हैंड राइटिंग से लाइफ की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो रही है, तो कैसे हो सकती है लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व? बिहेवियर से चेंज हो सकता है। बिहेवियर चेंज हो सकता है, बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो सकता है। आप लोग सब लोग अगर अपने कैमराज ऑन कर लेंगे तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए कर लें, फिर उसके बाद तो हम पीपीटी शुरू करेंगे। तो उसमें फिर आप कैमरा चाहे ऑफ कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेशन में हम लोग कितने सीरियसली इसको अभी मैंने बहुत सारे हम लोग सेशंस करते हैं सिफरी वाले। ग्राफोलॉजी इज वन ऑफ देम, बेसिक न्यूमरोलॉजी है, एंड फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, अलग अलग फील्ड्स के हम लोग इसे सेशन करते हैं। बट होता है इन सभी जितनी भी चीजें अभी तक हम लोगों ने करी, हम प्रैक्टिस भी करते हैं ये सब चीजें, और इसके मेन कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। तो मेरे हम द स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट आवर्स व्हाट वी डू। हम लोग एक एस्ट्रोमेट्री करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग उसके फाउंडर हैं, मैं और मेरी वाइफ। और हम लोग मतलब मैं जो करता, मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी, ये 3 चीजें पढ़ाता हूँ। तो और प्रैक्टिस भी करता हूँ, कंसल्टेशन भी करता हूँ। माय वाइफ डज पामिस्ट्री एंड फेस रीडिंग एंड टैरो, एंड शी इज अ प्राणिक हीलर। तो ये हम सब सिर्फ वास्तु छोड़ के आप ये कह सकते हैं सब कुछ हम लोग करते हैं। तो और इनके हम कोर्सेज भी करते हैं, इनकी कंसल्टेशन भी करते हैं। अब और इन सभी चीजों में जितनी भी चीजें हमने करी हैं, ग्राफोलॉजी में ये कह सकता हूँ आपको सबसे सीरियस सब्जेक्ट है। मतलब सबसे सीरियस कहने का मतलब है कि इसमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन पावर की जरूरत है। कोई इंट्यूशन नहीं है इसमें, कोई साइकिक वो नहीं है, ये 100% कंप्लीट साइंस है। और इसकी जो प्रिडिक्शंस है, इसकी जो रीडिंग है, वो 100% एक्यूरेट। इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि ग्राफोलॉजी में एक सेइंग है कि नेवर बिलीव अ पर्सन, बिलीव इज हैंड राइटिंग। तो आप जो बोल रहे हैं मुंह से, आप कुछ भी बोले, उस पर विश्वास ना रख के आपकी हैंड राइटिंग जो बोलेगी उस पर विश्वास, हम हैंड राइटिंग को सच्चा मानेंगे, आपको नहीं। क्यों, उसके बारे में हम थोड़ी सी अभी बात करेंगे डिटेल में। तो खैर जब कोर्स एडवांस कोर्स होता है उसमें बात होती है। उसमें एडवांस में क्या मतलब, वो एक ही कोर्स है। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल के कोर्सेज शुरू कर देते हैं ग्राफोलॉजी में, बेसिक, इंटरमीडिएट और फिर एडवांस, प्रोफेशनल, ऐसे करके। हम आई टीच ओनली वन कोर्स जो कि कंप्लीट है। उससे उससे ज्यादा डिटेल्ड कोर्स नहीं है अभी, कोई और नहीं पढ़ाता। जितने लेटर्स हम पढ़ाते हैं, जितने टॉपिक्स हम कवर करते हैं, वी विल कवर ड्यूरिंग द कोर्स। अभी हम लोग जब शुरू करेंगे तो उनमें हम लोग बात करेंगे इन सभी चीजों पे। सो लाइफ बदल सकते हैं, बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग आप लोगों ने वो दिए, इंसाइट्स दिए कि लाइफ भी बदल सकते हैं हम लोग अपने हैंड राइटिंग से अपना बिहेवियर, अपना नेचर, सब कुछ बदल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आपकी हैंड राइटिंग जो है ये आपका मतलब, वी कॉल योर हैंड राइटिंग इज अ ब्रेन राइटिंग। तो आपका ब्रेन का मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते, तो ब्लड टेस्ट लोगों ने कराया, उस ब्लड टेस्ट से कई कई बीमारियां, जो भी जिस भी चीज के लिए करवाया आपने, तो उससे आपका शरीर में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपको बताएगी। इसी तरीके से हैंड राइटिंग जो है ये आपका ब्रेन का सैंपल है, हैंड राइटिंग सैंपल। तो जिसने आज अपने हैंड राइटिंग सैंपल दिए हैं, वो समझ लीजिए अपना ब्रेन का सैंपल थोड़ा दिया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ने के लिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि मैं मतलब, हम कोशिश करेंगे जितने हम पढ़ पाएंगे। कुछ जरूर मैं एक दो डिटेल में आपको पढ़ के बताऊंगा कि किस तरीके से
सैंपल पढ़े जाते हैं और कितना कुछ रिवील करते हैं आपके बारे में, बट ज्यादा नहीं करेंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि ये काफी लेंदी एक्सरसाइज है और इतना कैजुअली नहीं होता है, इसमें काफी डिटेल में करना पड़ता है, एंड इट इज वेरी वेरी ऑब्जर्विंग, बहुत ही, और इतनी इंटरेस्टिंग है, ये कभी गलत नहीं होती। मतलब कई बार ऐसा होता है कि सब हम लोग जैसे निम्नोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, हम सामने वाले को समझना चाहते हैं कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम। अब सिंस आई एम अ मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आल्सो, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे लाइफ कोचिंग के केसेस होते हैं और दूसरे केसेस होते हैं जिनको कि समझाना, मतलब जो बेसिक काउंसलिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उस उनके लिए पहले मेरे को जैसे एनएलपी में क्या होता है, आपको बात करके लोगों से आपको समझना पड़ता है कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस है। अभी आप उसके साथ अगर हैंड राइटिंग ले लेते हैं तो आपको 1 मिनट में हैंड राइटिंग देख के समझ में आता है कि क्या चल रहा है दिमाग में और प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पर है, कि आपके किस एरिया में प्रॉब्लम है। और होता क्या, हमारे जब ये साइकोलॉजिकल इश्यूज को हम लोग बहुत हल्का लेते हैं, हम लोग कभी भी साइकोलॉजिकल इश्यूज को तवज्जो देते ही नहीं, जबकि सबसे ज्यादा, मतलब आप ये भी हैरान होंगे आप जान के कि ऑलमोस्ट 80 to 90% जो इलनेस है, जो हमारी बीमारियां हैं, दे आर ऑल साइकोसोमैटिक। तो सब साइकोसोमैटिक बीमारियां ही हैं जो कि हमारे को फिजिकल उसमें आती हैं। अगर हम वो ठीक कर सकते हैं, और इस पे बहुत मेजर रिसर्च चल रही है कि हम कैसे हैंड राइटिंग से पता कर लें कि आगे कौन सी बीमारी होगी आगे आने वाले टाइम, ये भी चीज पता लग सकती है। आपके करंट हेल्थ इश्यूज क्या हैं, वो भी आपको कुछ आइडिया, आपकी हैंड राइटिंग आपको आइडिया दे देती है कि क्या क्या है इश्यूज बॉडी में है, अभी किस बॉडी पार्ट में इश्यूज हैं आज की डेट में आपके, तो उस बारे में भी हैंड राइटिंग आपको बता देगी। अनफॉर्चुनेटली आजकल लिखने का रिवाज खत्म हो गया, आजकल तो फोन फोन में टाइप करने का भी रिवाज खत्म हो गया है। वो तो आप वॉइस कमांड है, आवाज से बोलो अपने आप टाइप हो जाता है। तो अभी थोड़े दिनों में डॉक्टर, ये साइकोलॉजिस्ट देंगे ये एज अ रेमेडी और एज अ दवाई, जिसको हम बोलते हैं ना मेडिसिन, थेरेपी के रूप में दिया जाएगा कि एक पेपर, एक पेज में इंग्लिश राइटिंग, एक पेज में हिंदी राइटिंग, ऐसा हम लोग को स्कूल हॉलीडे होमवर्क में मिलता था, ऐसा मिलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके थॉट्स जो है, आपके ब्रेन का, वो ब्रेन का वर्कआउट है। अब जो लिखते हैं कागज पे, वो आपका ब्रेन का वर्कआउट है। एक पेज हर समय हर किसी को लिखना चाहिए, कुछ भी लिखे। राइट, हैंड राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता नहीं चलता, हम थोड़ी सी अभी डिटेल में बात करते हैं, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ आपके साथ और फिर हम उसमें बात करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं सेशन के एंड में लूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने क्वेश्चन लिख के रख लीजिए कहीं पर भी। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं सबको म्यूट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा सब लोग अपने आप ही म्यूट रहेंगे, ठीक है। तो और बीच में जब मैं बात कर रहा हूँ तब हम ना बीच में रोके फ्लो को, तो ही अच्छा है। एंड आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपके, और जब मैं बीच में प्रॉम्प्ट करूंगा आपकी कोई चीज नहीं है तो बीच में हम लोग बात भी करें। सो लेट्स स्टार्ट, हैंड राइटिंग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना। क्या है ये? बहुत कुछ कहा गया है इसके बारे में, एंड दिस इज इनफैक्ट ब्रेन राइटिंग, बिल्कुल जो इसको हम बोलते हैं हैंड राइटिंग इज ब्रेन राइटिंग। आज हम लोग बात करेंगे, ये तो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा ग्राफोलॉजी के बारे में, क्या क्या चीजें कवर होती है ग्राफोलॉजी में, वो हम बात करेंगे। और सैंपल भी पढ़ेंगे, आपका एक पेज के बारे में जानेंगे, जोन्स के बारे में जानेंगे, और सिग्नेचर और डूडल्स के बारे में भी समझेंगे, कितनी चीजें होती हैं एक हैंड राइटिंग सैंपल में। सी मेरा आज का आइडिया ये है कि मैं आपको कुछ कोई नई चीज सिखा भी सकूं एक हैंड राइटिंग सैंपल में चेक करने के लिए, वो आप सीखे, हर कोई अपने सैंपल में देख के वो चेक कर सकता है। दूसरा, ग्राफोलॉजी का स्कोप क्या है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग लोग छोटे छोटे चीजें सिखाते हैं, क्या है, कितना वास्ट सब्जेक्ट है, कितना इलेबोरेट सब्जेक्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर मिलेगा आज। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपना दे दिया। हम लोग ये करते हैं, जो जो चीजें करते हैं, कई सारी वर्कशॉप भी करते हैं हम लोग, तो वर्कशॉप भी होती है। अब हैंड राइटिंग एनालिसिस की बात करते हैं, तो दिस इज बेसिकली यस, इट इज स्टडी ऑफ योर पर्सनालिटी। बेसिकली आपका साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो भी बिहेवियर है, मतलब आप फिजिकली भी कैसे बिहेव करेंगे, आप कितने एग्रेसिव होंगे, या आप डिप्रेशन में हैं, या आप कितना, मतलब आप क्या अभी किसी को आप खून करेंगे। इनफैक्ट ये हैंड राइटिंग एनालिसिस का जब ये शुरू हुआ तो ये इंडिया में नहीं हुआ उतना, ये इसके ऊपर इतना ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन ये वेस्टर्न साइंसेज में बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हुआ, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा हुआ।
और ये इंग्लिश लैंग्वेज में जब चूंकि हुआ तो ये यूएस और यूरोप में ज्यादातर इस पे काम हुआ, एंड वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी के अंदर काफी वाइड स्प्रेड यूज है इसका। मतलब जैसे मान लीजिए कोई सीरियल किलर है, तो वो जैसे हमने देखा होगा कई मूवीज में और कई ऐसे सीरियल्स वगैरह में देखा है जहाँ पे वो नोट लिख के चले जाते हैं, तो उनकी नोट्स के उनकी हैंडराइटिंग पढ़ के, या कोई धमकी भरा कोई खत आया किसी को तो उसकी हैंडराइटिंग पढ़ के वो बता सकते हैं कि क्या ये खून किसने किया होगा, ये इसी ने किया है कि नहीं किया। सुसाइड नोट्स पढ़ना, ये सारे जितने भी हैंडराइटिंग सैंपल्स आते हैं, फॉर्जरी चेक करना, सिग्नेचर की फॉर्जरी चेक करना, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। और दिस इज अप्रूव्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ये उनसे कोर्ट ऑफ लॉ अप्रूव्ड है। हाँ, इसके लिए अलग अब तो बहुत टेक्निकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं इन सब चीजों के लिए, और बहुत सारी चीजें बहुत एडवांस हो गया ये फॉरेंसिक वाला काम भी। बट एज अ लेमैन, एज ऑर्डिनरी हम लोगों की लाइफ में क्या ये अहमियत दे सकता है, क्या कितनी चीजें हम इसमें देख सकते हैं, ये मैं आपको इस पे अब जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको छोटा एग्जांपल ये देता हूँ कि जैसे सिंस मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास फॉर मैरिज काउंसलिंग, और शादी से पहले मिलने के लिए कि हम क्योंकि हम एनएलपी वाला करते हैं तो उसमें वैल्यूज मैचिंग और ये सब चीजें भी होती हैं, तो हॉरोस्कोप के साथ साथ आपकी वैल्यूज मैच करना ही। अब हम उसमें हैंडराइटिंग एनालिसिस, हैंडराइटिंग भी मैच करते हैं। हैंडराइटिंग में आपको पता करने के लिए कितने कंपैटिबल कपल्स हैं ये। आपको लव लेटर, पहले तो अब लव लेटर का जमाना रहा नहीं, पुराने जमाने में लव लेटर्स जरूर हुआ करते थे। तो पुराने जमाने के जब आप पूरा सीख जाएंगे तो कोई पुराने ग्रीटिंग कार्ड्स आपके पास पड़े हो कहीं पुराने स्कूल के टाइम के या कहीं के, जो लोगों ने लिख के रखे हैं, या पुराने लव लेटर्स पड़े हो, तो उनको आप देख के जरूर अपना बहुत इंटरेस्ट ले सकते हैं। इनफैक्ट जो रिपोर्ट कार्ड में टीचर लिखते थे, मतलब जब आप सीखते हैं पूरा, ये तो आप हर हैंड राइटिंग कहीं पर भी दिख जाए, आपको सिर्फ हैंड राइटिंग ही पढ़नी है। चाहे वो छोटा सा कहीं नहीं, किसी करेंसी नोट के ऊपर भी किसी ने अपना नाम लिखा है, उसमें भी आप ढूंढने लगते हैं कि क्या लिखा है इसमें, क्या कैसा इसके नेचर क्या होगा, क्यों लिखा है इसमें ऐसा ही, उसके बारे में आप बात करने लगते हैं। सो ये इतना कंटेजियस सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली इसके ऊपर अरिस्टोटल ने शुरू में इसमें बताया कि ब्रेन से कनेक्टेड है हैंड राइटिंग। इनफैक्ट बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हैंड राइटिंग जो है ये ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा आविष्कार है कि आपने लिखना सीखा। अब इसकी थोड़ी सी बायोलॉजी में अगर हम जाए ना कि हम लिखते कैसे हैं, तो आपके 7 बिलियन सेल्स हैं हमारे माइंड में, वो एक्टिवेट होते हैं, वो आपको वो मैसेज भेजते हैं हमारे 60 ऑड मसल टेंडन्स जिसको हम बोलते हैं हमारे हाथ में है, और 20 हड्डियां हैं हाथ में, 20 बोन्स, ये सब मिलके इसको न्यूरोमस्कुलर टास्क बोला जाता है। ये सब कनेक्टेड है और सारा कुछ कनेक्टेड है, एंड ये सब उसी इसको न्यूरोमस्कुलर टास्क हम इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं। एंड इसलिए आप उठा के वो पेन से आप लिखते हैं, क्या लिख रहे, क्योंकि आपका क्योंकि आप ये लिखना तो आपसे बचपन से सीखते हैं और बचपन से ही हम लिखते आ रहे हैं, तो ये हमें कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने, इतना टेक्निकल काम है ये, और हर कोई लिखता है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले हर किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता था। इनफैक्ट अभी आज से 25-30 साल पहले आप देखिए बहुत सब लोगों को लिखना नहीं आता था, सब ना साइन भी नहीं कर पाते थे लोग, तो अंगूठा लगा देते हैं। आज की डेट में भी अंगूठा लगाना काफी कॉमन है, मतलब बहुत सारे लोग अंगूठा लगाते हैं लेकिन अपना नाम भी नहीं लिख पाते। तो लिखना वॉज नॉट अ प्रिविलेज फॉर एवरीवन से 100 ईयर्स बैक। लिखना सबको लिखना है, सबको पढ़ना है, ये पिछले कुछ 30-40 सालों में ज्यादा बढ़ा, और सबको ही लिखना आता है, सबको ही पढ़ना आता है। एंड देयरफॉर अब लिखना इज, एंड वी थिंक लिखना इज अ वेरी टेम्परेरी टास्क, तो इसलिए हमें कोई इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आया। अब ये इसका डिस्कवरी कब हुई थी, बड़े कमीलियो बाल्डी करके एक 16 सेंचुरी 17 सेंचुरी में थे, अर्ली 17 सेंचुरी, उन्होंने इसका फॉर्मल बुक लिखी थी। इनफैक्ट सिमिलर उसी टाइम पर भी इंडिया में भी एक देशबोध करके समर्थ रामदास की एक देशबोध बुक थी, जिसमें कि लेखन क्रिया निरूपण करके एक चैप्टर है ऑन लेखन क्रिया के ऊपर, तो लिखने के आर्ट के ऊपर। उसके बाद से शायद इसके ऊपर इंडिया के अंदर इतना, क्योंकि इंडिया में भी अगर आप देखें तो इंडिया में कोई एक लिपि तो है नहीं जिसमें हम लिखते हैं, 17-18 रिटन लैंग्वेजेस है कम से कम, जो कि हम हर स्टेट में अलग अलग तरीके से लिखी जाती है। इतनी लिपियां है ही नहीं, मतलब वर्ल्ड ओवर नहीं है कहीं पर जितनी इंडिया में। तो उतनी सभी लिपियों के अंदर पढ़ना, अक्षरों को पढ़ना, वो थोड़ा सा टफ है। लेकिन थैंक्स टू दिस ग्राफोलॉजी, अभी हम जो भी लिखते हैं, आप जो भी लिखेंगे
तो उसका फॉर्मेट हम किसी भी लैंग्वेज में होगा। दो पार्ट्स में है ग्राफोलॉजी, एक तो इंग्लिश अल्फाबेट्स को पढ़ना है और दूसरा है टोटल ओवरऑल अप्रोच को देखना, जिसको हम गस्टॉल्ट अप्रोच भी कहते हैं या डायमेंशनल अप्रोच भी कहते हैं। वो डायमेंशनल अप्रोच या गस्टॉल्ट अप्रोच जो है वो सभी लैंग्वेजेस के लिए एप्लीकेबल है, बी इट योर एनी लैंग्वेज, इट कुड बी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुरमुखी और बांग्ला और साउथ की जितने भी लैंग्वेजेस हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, एनीथिंग, सबके ऊपर हम वो एप्लीकेबल है, वो चीज हम फॉर्मूला वो लगा सकते हैं और सब एग्जैक्ट रीडिंग आएगी उसके ऊपर। तो हैंड राइटिंग क्या है, बेसिकली ये है कि आपके मन में क्या चल रहा है इस टाइम, जब आपने सैंपल लिखा तब आपके मन में क्या था वो हम पढ़ सकते हैं। कुछ ट्रेट्स होते हैं हैंड राइटिंग के। अब जैसे अब ये मान लीजिए आप 50 लोग हो और 50 लोगों ने अपनी हैंड राइटिंग लिख के कागज एक जगह पे स्टैक कर दी और उस पर अपना नाम नहीं लिखा, आप उतने फाइल में भी अपनी हैंड राइटिंग का जो लिखा है आपने उसको आप ढूंढ के निकाल लोगे, आप पहचान जाओगे कि ये मेरी राइटिंग है। इवन आपसे 20 साल पहले की जो हैंड राइटिंग लिखी है तो वो भी आप पहचान जाओगे अपने आप ही कि यहाँ ये मेरी ही हैंड राइटिंग है। तो इसका मतलब क्या हैंड राइटिंग का कोई फेस होता है जो हम रिकग्नाइज कर सकते हैं? शायद होता है, क्योंकि इसीलिए हम उसको, चाहे पुरानी हैंड राइटिंग है चाहे 10 लोगों की हैंड राइटिंग हो, हम उसको पहचान लेते हैं बड़े आराम से। ये क्यों होता है? क्योंकि ये सबकॉन्शियस थिंकिंग पैटर्न है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज है, अभी हम, ये ग्रिड है एक बना हुआ यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, फिर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस एंड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये थोड़ा सा मैं ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। आप सभी लोगों को कभी ना कभी उसको ड्राइविंग आती होगी, किसी को हैंड, इसको ड्राइविंग का एग्जांपल जो है बहुत सरल एग्जांपल है। हम कार ड्राइव जब करते हैं, सीखते हैं, तो इनिशियली हम बहुत ही कॉशियस होकर सीखते हैं। वन स्टेज होती है हमारी कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की। हम कॉन्शियस है बट हम इनकम्पिटेंट है, हमें आता नहीं, हम सीख रहे हैं। तो हम सीखते हैं और फिर हम उस सीखने को, मतलब कॉन्शियसली सीखते हैं, हर चीज बड़े ध्यान से देखेंगे, ब्रेक कहाँ कब लगानी है, सामने तो कोई नहीं आ गया। इनफैक्ट सीखते सीखते कई बार हम लोग टक्कर भी मार देते हैं, कभी कुछ भी हो जाता है। टाइपिंग भी इसी तरीके से, जब हम टाइपिंग सीखते हैं तो सबसे पहले टाइपिंग में ऐसे सिखाया जाता है। तो टाइपराइटर सब लोग ऐसे ही टाइप करते हैं बिना प्रॉपर टाइपिंग सीखे, बट पहले टाइपिंग सीखी जाती थी, वो हैंड टाइपिंग में भी आपको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद बिना देखे आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने स्क्रिप्ट देखी और वैसे ही टाइप हो रहा है, आपके हाथ उंगलियां वैसे ही मूव कर रही हैं अपने आप ही। जब वो वाला हैंड टाइपराइटर वाला मूव हो, चाहे आप गाड़ी चलाने का हो, गाड़ी भी आप चलाते हैं तो बिना सोचे समझे सामने कौन है क्या है कुछ भी नहीं दिखता आपको, आप सिर्फ गाड़ी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग तो फोन पे भी बात कर रहे हैं। बड़े टैलेंटेड ड्राइवर भी है बहुत सारे जो अपनी अपनी और अपने जो को पैसेंजर्स है उनकी जान हथेली के लेके मैसेज भी टाइप करते हैं गाड़ी चलाते हुए। तो इतनी कॉम्पिटेंसी आ जाती है हमारे अंदर, गाड़ी हम कभी भी चला सकते हैं। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मतलब आप इतने इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं कि आपको अनकॉन्शियसली आप कॉम्पिटेंट है, सारे काम सबकॉन्शियस माइंड ही ड्राइव कर रहा है, सारे काम। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड आपका ड्राइव कर रहा है, एंड देयरफॉर हैंड राइटिंग आल्सो बिकम्स अ सबकॉन्शियस एक्टिविटी। It is handwriting is a subconscious activity. It is not a conscious activity. Signature is a conscious activity. जब आप सिग्नेचर करते हैं तो वो कॉन्शियस एक्टिविटी होती है। ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा प्ले है, इस पे हम बहुत अभी डिटेल में नहीं बात करेंगे, तो ये इंट्रोडक्शन है, बट इस पे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे हम जब अपना कोर्स करते हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं समझ में आएगा आपको कि ये कैसे, हाउ इज योर माइंड कनेक्टेड विद योर हैंड राइटिंग, तो ये आपको आगे इसमें समझने में दिक्कत होगी। अच्छा जी, ये एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि सब लोग बैठे हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटी है सब में? ये फोटो जो है इसमें क्या सिमिलैरिटी है? आप लोग अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं। मैं एक बार और दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए, क्या सिमिलैरिटी है इस फोटो सब का? लोग हंस रहे हैं, हाँ सब लोग का स्माइली फेस है। चलिए जी, सब लोग का स्माइली फेस है। और कोई? सब रिलैक्स बैठे हुए, रिलैक्स बैठे हुए, सब रिलैक्स बैठे हुए, बिल्कुल। रिलैक्स बैठे और हुए। कुछ सर चलिए और कुछ है नोटिस? सब यंग है, बिल्कुल सब यंग है, बिल्कुल। लोग मेल है और सब मेल है? नहीं, मेल तो नहीं है, इसमें कुछ फीमेल भी है, शायद फीमेल भी है। बांधे हुए हैं, हाँ जी, हाँ हाथ बांधे हुए हैं सभी ने अपने लगभग। चलो, हाथ भी बांधे हुए सभी ने। सर मस्ती में जिंदा दिली से बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं। चलो कुछ सोच भी रहे हैं, किसी ने ये भी देखा।
अब मैं आप लोगों को बताऊं, बताइए कहाँ सर बैठे हैं ये बेंच लोग। ही नहीं है सर, बेंच नहीं है जिस पे हाँ, बैठे हैं। ये अब आपने देखा इसमें बेंच ही नहीं है, बेंच नहीं है सर। बिना बेंच के बैठे हुए हैं सबके सब। अब आप, ये छोटा सा एग्जाम्पल था, हम वही सोचते हैं जो हमें सोचने के लिए बोला जाता था। मैंने आपको बोला कि क्या सिमिलैरिटी है इनमें। मैं अगर बोलता कि क्या कमी है इस फोटो में, तो आप देखो, तो आप देखते बड़े ध्यान से, तो आप बताते कि बेंच में नहीं, बेंच ही नहीं है। बट आप जो सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस, ये दिस इज ए कॉन्शियस माइंड विच इज थिंकिंग, ये कॉन्शियस माइंड की समझ में नहीं है। आपने पहली बार फोटो देखा तो आपको नहीं समझ में नहीं आई क्या है इसमें कमी है। अब ये दोबारा कभी ऐसी फोटोग्राफ्स आएंगे तो आपको ये ट्रिक है बेसिकली आपके ह्यूमन माइंड को ट्रिक करने के लिए। ये सबकॉन्शियस माइंड का से ये ट्रिक हो जाता है, एंड देयरफॉर इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही सारी चीजों का वो है, करता धरता। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ है आपकी लाइफ में, जो आप कर रहे हैं, और एवरीथिंग इज बेसिकली गवर्न्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। 95%। कॉन्शियस माइंड का सिर्फ 5% का काम है, उससे ऊपर नहीं। सो ये इट इज सो इम्पोर्टेंट, एंड देयरफॉर आपकी हैंडराइटिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रिंट है, पूरा इम्प्रिंट आ जाता है हैंडराइटिंग में। तो गस्टॉल्ट मेथड की हम बात करते हैं, इसमें हम जनरली हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं। और गस्टॉल्ट मेथड में बेसिकली हम, आप ये समझ लीजिए, अगर हम दो तरीके से हम किसी भी सैंपल को, किसी भी चीज को देख सकते हैं। एक तरीका है जिसमें पूरा ओवरऑल सैंपल को देखा, तो ओवरऑल बॉडी को देखा, पर्सनालिटी देखी कि कैसी है ओवरऑल। आप देखा हाँ बड़ा स्मार्ट आदमी है, हैंडसम है, 6 फुट का है, टॉल डार्क हैंडसम है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड फिजिक। आपने ऐसे एक जनरल दे दिया, बड़ा स्मार्ट। ये हो गया गस्टॉल्ट मेथड टाइप का। फिर आपने उसको बारीकियां देखी, आंखें कैसी हैं, लिप्स कैसे हैं, नाक कैसी है, बाल कैसे हैं, हेयर स्टाइल कैसा लगाता है, कपड़े कैसे पहनता है, तो वो होता है ट्रेट मेथड। ये दो मेथड है, एक ओवरऑल देखना, एक ट्रेट मेथड। मतलब जंगल देखना कि हाँ ये जंगल है, घना जंगल है, एक तो वो तरीका हो गया देखना। एक तरीका हो गया आपका कि जंगल में कौन कौन से पेड़ है, लुकिंग एट द फॉरेस्ट और लुकिंग एट द ट्रीज, इंडिविजुअल ट्रीज। ये दोनों चीजें, ये दोनों मिलाकर हम कंप्लीट हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं। बट दोनों ही, अगर आप सिर्फ गस्टॉल्ट मेथड ही पढ़ते, क्योंकि गस्टॉल्ट मेथड जो है वो सारे सभी लैंग्वेजेस पे एप्लीकेबल है, तो सभी लैंग्वेजेस पे एप्लीकेबल है, एंड देयरफॉर इट शोज लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ बताता है आपके बारे में, इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है। अब हम इसमें बात करेंगे तीन। हैंडराइटिंग को हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि देयर आर 3 डायमेंशन। अगर आप देखें आपकी लाइफ में भी 3 डायमेंशन, ठीक है, और 3 की जो फिगर है, मतलब इसको आप, जैसे 3 डायमेंशन, मतलब एक वर्टिकल डायमेंशन होगी हाइट। तो हाइट डायमेंशन जो है, ये कितना बड़ा आप लिखते हैं, हैंडराइटिंग आपकी कितनी बड़ी है, कितनी हाइट में कैसी है, तो वो हम हाइट में पढ़ते हैं। हाइट ऑफ हैंडराइटिंग वर्टिकल डायमेंशन है उसको, वो कहाँ पढ़ी जाती है। हमने 3 जोन्स में बांटा हुआ है हैंडराइटिंग को, और वो तीनों जोन्स में, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन, ये 3 जोन की हैंडराइटिंग जो है अलग अलग पढ़नी पड़ेगी। हर जोन के अंदर भी 4-4 वैरायटी, 5-5 वैरायटी की, वेरी हाई अपर जोन, लोअर अपर जोन की, कितना बड़ा अपर जोन है, क्या उसके खासियत है, ये भी 3-3, 4-4 वेरिएशन है। तो वो जोन्स हो गए। जोन्स हम थोड़ी सा अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप अपनी हैंडराइटिंग को भी समझ पाएंगे किस जोन में है, और जो सैंपल मैं लूंगा उसमें मैं बताऊंगा किस जोन की हैंडराइटिंग है। फिर होता है बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब होता है एक इमेजिनरी लाइन, आप समझ लीजिए, जो कि आपने लिखा है प्लेन शीट पे, और नीचे की जो लाइन है वो इमेजिनरी है। आप ये देखेंगे हर एक की लाइन जो आप लिखते हैं, जब लाइन सीधा, तो वो लिखावट जो है आपकी, वो लिखावट आपकी हमेशा स्ट्रेट नहीं होती है, किसी की ऊपर जाती है, किसी की नीचे जाती है, किसी की टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो ऐसा, वो उसको हम बेस लाइन बोलते हैं। तो बेस लाइन, कई तरीके की बेस लाइन होती है, और हर बेस लाइन का बड़ा ही गहरा मतलब होता है। इनफैक्ट बेस लाइन पे मैं बताऊं, जो सुसाइड नोट्स होते हैं, वो माना जाता है कि अगर आखिरी की 2 लाइनें नीचे की तरफ नहीं गिर रही है लास्ट में, तो वो ओरिजिनल सुसाइड नोट नहीं है। तो ये बड़ा ही ये टेक्निकल चीज है, और बहुत इंटरेस्टिंग इसका मतलब भी है। फिर होता है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन विच इज विड्थ। विड्थ का मतलब हो गया आपकी हैंडराइटिंग किस तरफ है, स्ट्रेट लिखा आपने, लेफ्ट में लिखा, राइट में लिखा, कैसा आपका हैंडराइटिंग है, उस स्लांट में आता है हैंडराइटिंग। फिर एक और डायमेंशन है विच इज योर डेप्थ डायमेंशन। डेप्थ डायमेंशन जो है विच इज आप कितना प्रेशर आप लगाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे जब लिखते हैं तो बहुत कस के दबा के लिखते हैं,
अपना हैंड राइटिंग जो है, और वो उसका इम्प्रेशन पीछे भी आता है, आप फील कर सकते हैं कागज के ऊपर, कड़क सा कागज होगा, दैट इज डेप्थ डायमेंशन। तो कितना प्रेशर आपने लगाया है पेन पे, कुछ लोग बहुत हल्का लिखते हैं, कुछ लोग दबा के लिखते हैं, वो प्रेशर बहुत कुछ कहता है आपके बारे में, बहुत कुछ, वो प्रेशर समझते हैं, दैट इज डेप्थ डायमेंशन। प्रेशर एंड पेस्टोसिटी कहते हैं। पेस्टोसिटी टर्म आप समझ लीजिए कैसे उसकी हम इंक का फ्लो, एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ इंक हम जब कहाँ कहाँ पे हुआ है उसको चेक करते हैं हर लेटर के अंदर, वो पेस्टोसिटी में आता है। तो ये 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में हम एक डायमेंशन के बारे में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में अभी, जोन्स में किस तरीके के जोन्स है। फिर आता है स्पेसिंग, और क्या क्या चीजें हैं इसमें। स्पेसिंग, स्पेसिंग का मतलब हो गया कि आपने एक वर्ड लिखा, वर्ड के बीच में लेटर्स हैं, लेटर्स के बीच में कितना स्पेस दिया, 2 वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस है, और 2 लाइनों के बीच में कितना स्पेस है। ये क्या है, देखिए एक बड़ा सीधा प्रिंसिपल है ग्राफोलॉजी का। जो पेज है ये आपकी लाइफ है, पेज जो है ये आपकी लाइफ है, जो आप लिख रहे हो वो अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हो, अपना लाइफ को कैसे आप जीते हो उसके बारे में वो आप लिख रहे हो। तो ये, और पेज जो है वो पूरा टाइम है, वो एनवायरनमेंट है आपका, और आप कैसे बिहेव कर रहे हो उस एनवायरनमेंट में वो आप लिख रहे हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर अभी हम मार्जिन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ, आप भी हैरान होंगे देख के कि कितना इजी और कितना कितना बहुत छोटी सी चीज है, बट बड़ा मजा आएगा उसको पढ़ने में अभी। और फिर साइज, कितना बड़े साइज में आप लिखते हो हैंड राइटिंग, भाई आप बहुत बड़ी हैंड राइटिंग लिखते हो, बहुत छोटी छोटी हैंड राइटिंग लिखते हो। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो बिल्कुल एकदम माइक्रोस्कोप लेके देखते हैं हैंड राइटिंग, ऐसा हैंड राइटिंग। फिर कनेक्शंस, आपकी हैंड राइटिंग कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, किस तरीके का कनेक्शन है। कम से कम 15-16 तरीके के कनेक्शन हैं, सिर्फ गार्लैंड कनेक्शन। कनेक्शन 6-7 तरीके के हैं, उनमें हर तरीके में भी 10-10, 15-15 वेरिएशन, वो सारे डिटेल में पढ़े जाते हैं। वो बहुत ही अगेन अ डिटेल्ड सब्जेक्ट, बट यस कनेक्शन टेल्स यू आपकी कनेक्टेडनेस कितनी है, आपके थॉट प्रोसेस कैसी है, आप कैसे क्या क्या चीजें अपने बारे में, आपके थॉट्स कैसे आ रहे हैं आपके दिमाग में। और इसी में कुछ थ्रेडिंग करके एक कनेक्शन आता है, विच इज जैसे आपने डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग देखी होगी जो पढ़ नहीं पाते, तो पूरा शुरू करते और एंड का लेटर लिख देते सीधा, तो वो एक डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग है, वो थ्रेडिंग कनेक्शन कहलाती है। फिर मार्जिन्स, अब जैसे मैंने बोला, आप जब आप लिखना शुरू करते हो तो जो आप वर्ड लिख रहे हो वो पास्ट में लिख रहे हो, 1 सेकंड पहले भी लिखा तो वो पास्ट हो गया, चला गया टाइम। जहां से वर्ड स्टार्ट हुआ दैट वाज अ पास्ट, अब जहां जा रहे हो वो आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। तो पास्ट एंड फ्यूचर ये दोनों चीजें। और पेज जो है, पेज के बारे में हम मार्जिन में पढ़ेंगे कि टॉप और लेफ्ट जो है आपका ये पास्ट बताता है, और राइट एंड बॉटम आपका फ्यूचर बताता है। तो आपकी अप्रोच कैसी है अपने पास्ट को लेकर और फ्यूचर को लेकर, उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बड़ा मतलब आप ये बता सकते हो कि हाँ कहाँ पे प्रॉब्लम। फिर स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग, कितनी जल्दी लिखा आपने हैंड राइटिंग, स्पीड बहुत कुछ बताता है। अगर आपके सामने आपने किसी से कुछ बोला और वो बहुत धीरे लिख रहा है और बहुत बना बना के लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप ये लगा सकते हैं मतलब कि अपनी असल जिंदगी में भी बहुत बना बना के चीजें करें। ऐसा ये फ्लुएंट नहीं है, इसके अंदर स्पॉन्टेनिटी नहीं है, ये सच नहीं बोलेगा, ये बातें बोलेगा बहुत सोच समझ में, बहुत लॉजिकल, और कई बार झूठ भी बोलेगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। बट सिर्फ अभी जब यू कैन जंप इनटू द कंक्लूजन कि ऐसे ही होगा अनलेस यू सी द एंटायर थिंग, और इसमें पूरा ब्लड रिपोर्ट देखनी पड़ती है तभी आप बता पाएंगे। ऐसे ही जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं कि एक हाउस या एक प्लैनेट को देख के आप अपने उसके किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, आपको पूरा हॉरोस्कोप स्टडी करना पड़ता है। ऐसे ही इसमें पूरा सैंपल स्टडी करना पड़ेगा, तब आप कंक्लूजन पे आ सकते हैं किसी, क्योंकि आपको बहुत सारे कनेक्टेड पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे कि कितने हैं। और फिर स्पीड हो गई, फिर रिदम और फॉर्म। हर एक हैंडराइटिंग एक हार्ट बीट होती है, इसको रिदम बोला जाता है। तो वो हार्ट बीट पर समझने का तरीका वो रिदम है, रिदम को पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसमें आते हैं स्ट्रोक्स और शेप्स, किस तरीके के स्ट्रोक्स हैं। स्ट्रोक्स का मतलब होता है कि आपने पेन से ऐसा किया तो वो एक स्ट्रोक हो गया, और किस तरीके के शेप आते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एक वो डेमो जो है आपको मैं दिखा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, कि स्ट्रोक और जो हमारा ये है शेप। अब जैसे कनेक्शन मैंने बात करी तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं, ये कनेक्शन में करते हैं इस तरीके का, तो इसको हम गार्डन कनेक्शन कहते हैं। और कुछ लोगों के राइटिंग होती है उसमें एंगल्स होती है,
मतलब अगर वो ए लिखेंगे तो ए ऐसे लिखेंगे और फिर जी ऐसे लिखेंगे, ऐसे इस तरीके का, तो ये एंगल्स आते हैं इसमें। ये स्ट्रोक है। फिर एक और स्ट्रोक आता है जिसमें हम बोलते हैं ये जहाँ पे ये दिस इज लाइक, इसमें क्लियर आएगा नहीं, बट विच इज कॉल्ड क्लब स्ट्रोक्स। अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स हैं जो आपके क्या आपका वो है, मन में क्या चल रहा है वो बताते हैं। स्ट्रोक्स, शेप्स, ये सारी चीजें जो है ये इसमें आएंगी, और बहुत कुछ आपके बारे में बताएंगे। तो ये गस्टॉल्ट मेथड में ये सारी चीजें कवर होती हैं, और ये सारे सैंपल्स आप ये किसी भी स्क्रिप्ट पे लगा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि इसमें हमने लेटर्स की बात नहीं करी, अभी हम जंगल एज अ होल देख रहे हैं, उसी में इतनी चीजें। अगर आप इसको बाइफरकेट करेंगे, कितने पैरामीटर्स आते हैं, जो चेकलिस्ट बनती है वो 150 पैरामीटर के आसपास आते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे इसमें। 150 पैरामीटर्स हैंडराइटिंग चेक करने के, ये गस्टॉल्ट मेथड 150 के आसपास पैरामीटर, वो आपको नेचर, पर्सन, सब कुछ बता देंगे आदमी के बारे में कि किस तरीके की सोच है, क्या अप्रोच है लाइफ में, क्या एटीट्यूड, बिहेवियर, हर एक चीज सिर्फ गस्टॉल्ट में। अभी तो हम लेटेस्ट पे गए ही नहीं। अब ये हम बात करते हैं जोन्स की। आप लोग अपने अपने हैंडराइटिंग सैंपल्स में चेक कर सकते हैं। आपका हैंडराइटिंग सैंपल को आप इमेजिनरी 3 भागों में बांट दीजिए, ठीक है, 3 हिस्सों में ऐसे लाइन इमेजिनरी बांट सकते हैं कि ऊपर ज्यादा जा रही है कि नीचे ज्यादा जा रही है कि बीच में। मतलब अगर आपके लोअर लूप्स जो हैंडराइटिंग सैंपल के नीचे के लूप्स बड़े बड़े हैं तो वो अब लोअर जोन हो गया, अपर लूप्स बड़े बड़े हैं तो वो अपर जोन हो गया, ना कि बीच में। तो मैक्सिमम लोग जो है, ये पहले हम जोन समझ लेते हैं क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैंने इसमें आपको न्यूमरोलॉजी से भी मैं इसको रिलेट, क्योंकि सेम स्लाइड में न्यूमरोलॉजी में भी यूज करता हूँ, न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं हम लोग सेम चीज, और ये इसमें भी कनेक्टेड है। और हाँ, ये मेरी खोज है, ये मेरा और कोई ग्राफोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट ये नहीं बताएगा, क्योंकि मेरे न्यूमरोलॉजी के कोर्स में भी सिग्नेचर एनालिसिस है, साथ में उसी का पार्ट है, क्योंकि दोनों चीजें कनेक्टेड है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके सिग्नेचर या हैंडराइटिंग सब कनेक्टेड है, स्पेशली सिग्नेचर पूरी तरीके से कनेक्टेड है कि किस तरीके की डेट ऑफ बर्थ है, देयरफॉर क्या सिग्नेचर है, क्या गलती आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो चीज, और कहाँ से ठीक करेंगे, क्या चीज ठीक करेंगे, एंड देयरफॉर क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो ये बहुत डीपली कनेक्टेड है सारी चीजें, और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मतलब एक्चुअल रिजल्ट्स मैंने देखे जो लोगों की एक्चुअल लाइफ चेंज होते हैं, क्योंकि लाइफ चेंज होना, हम कहते हैं जिंदगी बदल गई, जिंदगी नहीं बदलती यार। आप वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है, आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका डिसीजन मेकिंग बदल जाती है, आपके रिएक्शन रिस्पॉन्ड में चेंज हो जाते हैं, और आप अलग तरीके से हर एक सिचुएशन को देखने लगते हैं, वो बदलता है। इसलिए आप बोलते हैं हमारी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि आपको सेम आदमी को देख के गुस्सा नहीं आ रहा दोबारा, सेम चीज, सिचुएशन सेम है, लेकिन पिछली बार आपने बहुत गलत तरीके से एग्रेसिवली रिएक्ट किया था, इस बार आप बड़े शांत हैं, आपको कुछ फर्क है, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा चेंज आ गया मेरे अंदर। और ये वाकई में चेंज आता है जब भी, और ये चेंज आप ला सकते हैं अपने लाइफ में अपनी हैंडराइटिंग से, और कोई तरीका नहीं है। ये मतलब बड़ा हैरानी, मतलब क्योंकि मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के जो क्लाइंट्स आते हैं उनको भी जो रेमेडीज देता हूँ मैं, उनको मैं सिग्नेचर और हैंडराइटिंग की रेमेडी भी देता हूँ। ये तो ठीक है, जो तुम करना है, जो भी प्लैनेट का करना है, ये तो करिए, साथ में ये भी करिए, सो दैट यू, एंड उसका आंसर जो है, उसका आंसर, उसका रिजल्ट आपको दिखता है टाइम बाद, एंड दे से कि हाँ ये रेमेडी वर्क करी। maybe they have faith on handwriting or not, but still they would say कि this remedy whatever you get worked, और मेरा ये काम हो गया। so yes that happens। वो हैंडराइटिंग जादू करती है कैसे ठीक हो रहा है। तो अब हैंडराइटिंग में 3 जोन में हमने बांटी हुई है, 3 इमेजिनरी लाइंस आप कर लीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ ये फ्लैग लिखा हुआ वर्ड, ये नीचे एल ए और जी वाला जो लेटर है, ए जो लेटर है, ये मिडिल जोन में आ गया। ये मैक्सिमम हैंडराइटिंग जो मिलेंगी हमें वो मिडिल जोन की बात करें। तो मिडिल जोन क्या है, अपर जोन क्या है? अपर जोन बेसिकली आपका इंटेलेक्ट हो गया, सर के ऊपर के जो एरिया है आपका सर हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं। तो आपका इमेजिनेशन, माइंड, स्पिरिट, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ठीक है, और जो आप सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं वो सब अपर जोन है। क्या आप क्रिएटिव हैं, कितने इमेजिनेटिव हैं, आपके होप्स, उम्मीदें जो आप लगाते हैं, आपकी फैंटेसीज, या आपके जो इल्यूजन्स हैं, जो, या फिलॉसफी, रिलीजन, एवरीथिंग कम्स अंडर अपर जोन। ये सारे अपर जोन के कंसेप्ट है। और मिडिल जोन इज हियर एंड नाउ, ये करंट। और इसको अगर हम वैसे देखें, अलग अलग भाग उसमें चेक करें, इसको हम बॉडी पार्ट से भी करते हैं। बॉडी पार्ट, अपर जो अपर बॉडी पार्ट, मिडिल बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट, और टाइम से भी कर सकते हैं। अपर वाला जो ऊपर वाला है ये फ्यूचर है, मिडिल जोन जो है ये आपका प्रेजेंट है,
और जो लोअर जोन जाएगा ये आपका पास्ट। और सेम चीज न्यूमरोलॉजी का जो ग्रिड मैंने यहाँ बनाया है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, डेट ऑफ बर्थ को जब इस पे प्लॉट करते हैं हम बता सकते हैं आपकी हैंडराइटिंग भी किस तरीके की होगी, किस क्या क्या आपके हैंडराइटिंग में नंबर्स, मतलब आपकी हैंडराइटिंग किस जोन में बैठेगी ज्यादातर और कैसे लेटर्स के वर्ड्स बनेगा, वो आप डेट ऑफ बर्थ से भी देख के बता सकते हैं और फिर आपको करेक्शन मिल जाता है दोनों चीजों। और इसको अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना है, सिगमंड फ्रॉइड जो है बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 3 ईगोस की बात करी कि इड ईगो और ईगो और सुपर ईगो। तो इड जो है, इड ईगो इज इंपल्सिव, जो क्रिएटिव, ये क्या अभी लोअर मतलब ये लोअर जोन की हम बात कर रहे हैं। लोअर जोन जो है ये आपका अनकॉन्शियस इंस्टिंक्चुअल इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं ना आपके, जो अर्जेस हैं, जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड्स, आपकी फिजिकल नीड्स और आपकी इंस्टिंक्ट्स, उनको दर्शाता है। बेसिकली अगर मोटा मोटी मैं कहूँ तो आपके मनी और आपके सेक्स ड्राइव या फिजिकल ड्राइव्स को बताता है, कितने आप एक्टिव हैं, कितना मतलब आपकी एनर्जी कहाँ पे यूज होगी, आप कहाँ चाहते हैं यूज करना अपनी एनर्जी को, वो चीज ये लोअर जोन आपके बारे में बताएगा। और बेसिकली पैसे के ऊपर है, पैसा एंड सेक्स, ये 2 चीजें हैं जो कि मेन कंपोनेंट है लोअर जोन के आते हैं। फिर मिडिल जोन इज प्रेजेंट, ये हेयर एंड नाउ में जी रहा आदमी। मैक्सिमम लोगों की आप देखेंगे हैंडराइटिंग मिडिल जोन ही आती है, इससे ऊपर की हैंडराइटिंग नहीं है लोगों की, क्यों, वो रोज के। और यही हम लोग बात करेंगे कि अगर आप देखें मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन वो मिडिल जोन, मिडिल लेवल की है, मिडिल जैसे हम मिडिल इनकम की बात करते हैं या वो वाली बात करते हैं, तो मेजॉरिटी लोग भी है वो सोच भी रोज की है, आज क्या खाना खाना है हमने, आज क्या बनेगा, आज कौन सी पिक्चर देखनी है, आज मैच में क्या होने वाला है। हमारी सोच आज के दिन की है, आज करंट बस। और हमारी जो से हम कहते हैं ना मेमोरी इज गोल्ड फिश मेमोरी, तो वो मेमोरी जो गोल्ड फिश की मेमोरी है, अगर आपने किसी ने एक्वेरियम देखा हो, एक गोल्ड फिश जो होती है उसके अंदर जैसे ऑरेंज कलर की जो मछलियां होती है, वो उसको जितनी बार खाना खिलाओ वो खा लेगी, तो वो भूल जाती है हर 3 सेकंड में उसने खाना खाया। तो सेम गोल्ड फिश मेमोरी हमारी ह्यूमन बींग्स की भी है, क्योंकि हम लोग भी प्रेजेंट एंड नाउ में रोजमर्रा की भाग दौड़ में जी रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग लोअर जोन में जी रहे हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं या फिजिकल रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं या उन सब चीजों में, और बहुत कम लोग जो है वो अपर जोन में जी रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग जिन्हें आप बोल सकते हैं, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, तो वो अपर जोन वाले लोग कहलाते हैं। तो ये तीनों बॉडी पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, आप अपनी हैंडराइटिंग में चेक कर सकते हैं, आपने कितने बड़े बड़े लूप नहीं है अगर नीचे आपने जैसे जी बनाया, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल इसमें दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपनी हैंडराइटिंग को। ये अगर मान लीजिए आप जी लिख रहे हैं और जी में ऐसे लिख रहे हैं, ये जी है, ये जी जो है ये लोअर जोन का जी नहीं जाएगा। अगर आपने जी बनाया और ये जी ऐसे बनाया तो देन यस ये लूप बना लोअर जोन का। और अगर आप इसको जी को और ऐसा बड़ा लूप बना रहे हैं तो यस ये बहुत बड़ा लूप है, ये जी के अंदर। सिग्नेचर्स में आप अपने लेटर्स में चेक करिए कि ये ऐसा लूप बनता है कि नहीं बनता। और अपर जोन में जैसे है एल बी एच, ये एल हो गया, या डी है, डी में अगर डी ऐसा बना रहे हैं तो ये डी जो है ये अपर जोन का लूप बताता है, ये बताता है कि राइटिंग अपर जोन है। अगर आप डी, आप ये चेक करिएगा अपनी हैंडराइटिंग में डी जो बनाया आपने वो कितना बड़ा स्टेम है, इसको स्टेम बोलते हैं, जो आपका जो स्ट्रेट जो हम इसमें जो डंडी आती है, जो जब बोलते हैं स्ट्रेट जो वो है लाइन, उस लाइन को हम स्टेम बोलते हैं। स्टेम कितना बड़ा है, कुछ लोगों का डी इतना ही बड़ा हो, स्टेम है ही नहीं, तो ये मिडिल जोन का आ गया। टी देखिएगा, टी कितना बड़ा बनाया आपने, टी ऐसा टी बनाया आपने, टी का जो ये क्रॉस बार है, ये अभी हम आगे लेटर्स की बात करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है टी, लेटर टी। ये हो गया हमारा जोन्स। जोन्स में हम हैंडराइटिंग जोन्स में डिवाइडेड है, मैं आपको जब सैंपल 2-4 दिखाऊंगा तो उसमें आपको मैं पक्का दिखाऊंगा कि किस जोन की हैंडराइटिंग है, जो हमने पढ़ा उनको कैसे आप अपनी हैंडराइटिंग में देख सकते हैं। तो ये बता सकते हैं आप वो आदमी किस तरीके से अपनी लाइफ में कहाँ पर है। अब अगर इसमें कैसे करेक्शन हो सकती है, अगर मान लीजिए आपको कोई इंटेलेक्चुअल काम करना है या आपकी सोच में नहीं आ रहा, आप समझ विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं आगे आने वाले टाइम पर, तो उस केस में आपको अपर जोन अपना डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपकी सोच आपकी ठीक हो। तो लेटर्स को वैसे ही लिखना पड़ेगा तो वो ठीक हो जाएगा। लोअर जोन पैसे की प्रॉब्लम है या फिजिकल रिलेशंस की प्रॉब्लम है या आपकी रोमांटिक लाइफ की प्रॉब्लम है, किसी भी लोअर जोन की नीड्स की इश्यूज है, तो जी के लूप ठीक कर लीजिए ठीक हो जाएगी, वाई का लूप ठीक कर लीजिए ठीक हो जाएगा। बहुत इजी है और प्रैक्टिस करनी है बड़ा, और आपको लगेगा बड़ा इजी है तो मैंने कह दिया और आपने कर लिया और सब ठीक हो गया, नहीं। 3 लाइन लिखेंगे बड़ी कोशिश से आप ध्यान से, चौथी लाइन वापस वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, जो है
इट इज नॉट दैट इजी। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिक करना आसान नहीं है, मुश्किल है, बट हाँ पॉसिबल है। मुश्किल है बट कर सकते हैं, 100% रिजल्ट आता है ये। बट क्या है ना, ऐसी दवाई लोग देते नहीं। वो ये सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो ग्राफोलॉजिस्ट नहीं है, ना ही सारे ग्राफोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर। तो ग्राफोलॉजिस्ट के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाएगा नहीं, ठीक है। और ना ही एस्ट्रोलॉजर के पास वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको सीखने के लिए हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट का सुलेख लिखने को उसको बोला जाएगा। ये थोड़ा सा है, फर्क नहीं है लोगों को। अब ये आते हैं मार्जिन में। अब आप लोग देखिएगा अपने हैंड राइटिंग सैंपल में, आपने लिखना जब शुरू किया तो लेफ्ट साइड से कितनी जगह छोड़ी है और ऊपर से कितनी जगह छोड़ी है। लेफ्ट से अगर छोड़ी है तो इसका मतलब ये पास्ट है। अगर जगह आपको याद है, जब हमने स्कूल में लिखना शुरू किया था तब आपको जो कॉपी मिलती थी, जिस कॉपी पे आपने लिखा था, वो कॉपी में मार्जिन ऑलरेडी बने होते थे। एक पेज के ऊपर स्ट्रेट मार्जिन और राइट मार्जिन, ये पूरा ऑलरेडी बना था। तो ये मार्जिन जो है ये हमेशा बने रहेंगे। मार्जिन जो होते हैं ये बने रहते हैं। ये हमें सिखाया जाता था कि मार्जिन छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड पर और ऊपर। और जैसे ही आप 5th या 6th में जब हम रजिस्टर्स पे आ जाते थे, अपने आप अपनी बड़ी कॉपीज पे आ जाते थे बिना मार्जिन वाले पे, हमारी सबकी हैंड राइटिंग बदल जाती थी। इनफैक्ट अगर आप ये सोचें, हम सबको सिखाई तो एक ही तरीके से हैंड राइटिंग थी, बट सभी को सबकी हैंड राइटिंग जो है एक तरीके से सिखाई गई, लेकिन सबकी हैंड राइटिंग डिफरेंट। दुनिया में जैसे फिंगरप्रिंट्स कोई दो एक जैसे नहीं होते दो लोगों के, वैसी हैंड राइटिंग भी दो लोगों की एक जैसी नहीं होती। हर 100% दो लोगों की हैंड राइटिंग जो है, आपकी दो किसी भी दो लोगों की हैंड राइटिंग अलग, चाहे जितना मर्जी कॉपी कर ले, जो मर्जी आप कॉपी कर लो, आपकी हैंड राइटिंग फिर भी अलग होगी। जो अच्छा एक्सपर्ट होगा वो बता देगा कि हैंड राइटिंग अलग अलग। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको वही जैसे अभी हमने डिस्कस किया कुछ फैक्टर्स। अब लेफ्ट मार्जिन क्या बता रहा है आपके बारे में? लेफ्ट मार्जिन बता रहा है आपको कि ये पास्ट है आपका। आप कितना टाइम देते हो अपने पास्ट में? पास्ट में कौन आएगा? पास्ट में आपके पेरेंट्स आएंगे, आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपके रूट्स, जहाँ पे जड़ें जो है आपकी वो। और कितनी आप कितना टाइम देते हो, और टॉप मार्जिन बताया कितनी रिस्पेक्ट देते हो आप। अब आप लोग अपने अपने सैंपल चेक करिएगा, किसने सबसे ऊपर से लिखना शुरू किया, जिसमें ऊपर एक लाइन भी नहीं आ सकती है, बिल्कुल एकदम ऊपर टॉप पे। उतनी ही रिस्पेक्ट दे रहे हो आप लोगों को। और लेफ्ट कितनी जगह छोड़ी है आपने? अगर जगह छोड़ी है तो ये सब जगह रिस्पेक्ट को दे रहे हो। ये नहीं छोड़ी है तो इसका मतलब आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, और आप अपने आप में ही बिजी हो उसमें। और कई तरीके के हैं मार्जिन जो है, जो लेफ्ट मार्जिन जो है, लेफ्ट मार्जिन भी कम से कम 8 तरीके के लेफ्ट मार्जिन बनते हैं। टॉप मार्जिन भी 4 तरीके के बनते हैं, फिर राइट मार्जिन भी 10 तरीके के बनते हैं। अब ये राइट मार्जिन क्या है? ये फ्यूचर है आपका। अगर आपने यहाँ पर कोई जगह नहीं छोड़ी हुई, एकदम एंड तक क्रश करा है पूरा, मतलब बिल्कुल एंड तक लिखा है पेज के, कोई और इतना एंड तक लिखा है कि उसके अंदर अगला वर्ड जो नीचे अगली लाइन में लिखा है वो उसमें नहीं आ सकता। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फ्यूचर के लिए काफी सतर्क हो। आप अपने फ्यूचर के लिए अब सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल रही है सारी आप ग्रैब कर, यू ग्रैबिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। यू आर नॉट लिविंग एनीथिंग फॉर एनी चांस, मतलब कोई चांस नहीं ले रहे। और अगर आप छोड़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत जगह छोड़ी हुई है और आप कंप्लेन कर रहे हैं, हाय मेरे को काम नहीं मिल रहा, मुझे मेरी नौकरी चली गई, मेरे को आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम आपकी है, आपकी सोच की, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज जो आपकी आ रही हैं आपके सामने, आप उनको ले ही नहीं रहे। वो ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस है। आप पूरा लिखना शुरू कर दें एंड तक, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी भी, आप लेनी भी शुरू कर दें। इतनी छोटी सी चीज। और ये यहाँ पर ही, क्योंकि साइकोलॉजिकल है सारा कुछ आपका, ये दिस इज योर फ्यूचर, राइट में जो है ये आपका फ्यूचर है। कैसी अप्रोच है आपकी फ्यूचर की? आप कितने रिस्क लोगे फ्यूचर में? आप कितना रिस्क लेते हो, कितना आप फ्यूचर को किस एटीट्यूड से आप अप्रोच कर रहे हो अपने फ्यूचर को, बेसिकली वो चीज है। और बॉटम मार्जिन भी वैसी है कि किस तरीके से आप अपना दिन यूज करते हैं और फ्यूचर की तरफ कैसे जाते हैं। तो मार्जिन में आप देखिए 24 घंटे हैं आपके दिन के, आप कहाँ लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ बताएगा। ये जो आप लिख रहे हैं ये सब बताएगा दिन आपका कैसा जाता है, आप क्या क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, कौन सुबह जल्दी उठता है, कौन लेट उठता है, कौन दिन में सारे काम पहले कर लेता है, शाम को आराम करता है, कौन सुबह लेट उठेगा, धीरे धीरे काम करेगा, शाम को ज्यादा काम करेगा।
बहुत सारी चीजें तो पता, I'm just जो मेरे को ध्यान आ रहा है वो है, when you get into detail, this is बहुत ज्यादा चीज है। तो अपने अपने आप सैंपल्स आप चेक करिए, ये 2 चीजें तो कम से कम, क्या जोन में हैंडराइटिंग है, तो आपकी सोच कहाँ पर है, क्या आप कर रहे हैं, किधर की सोच है आपकी, किस जोन की है, वो आपको पता लगेगा। और मार्जिन, बेसिकली मार्जिन आपको पता लगेगा क्या मार्जिन है, कि आप कितना आप अपने पास से जुड़े हुए, पास से दूर जा रहे हैं, पास में है, या आप कितना फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, क्या अप्रोच है आपकी पास्ट और फ्यूचर को लेकर। अब हम आते हैं ट्रेड मेथड पे। ट्रेड मेथड क्या है? ये है इंडिविजुअल पेड़ गिनना, पेड़ देखना कौन कौन से हैं, और ये इसमें हम अपर जोन 3 लेटर्स को भी जो हम लिखते हैं, इनको भी 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। एंड जो लेटर्स है इंडिविजुअल लेटर्स, ये चीज, और इसमें हम बहुत तरीके की चीजें करते हैं। एफ लेटर, टी लेटर, 50 से ऊपर के तो टी है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है टी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आई, आई कैसे लिखते हैं आप, बहुत कुछ बताता है। अभी हम इंडिविजुअल लेटर्स पे बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं एंड स्कोप कैसे है, कितने, और ये सारे लेटर में अगर मिला लूं ना, टोटल लेटर्स कितने वेरिएशंस हैं, तो कम से कम 1000 से ऊपर बनेंगे। उतने टाइप के लेटर्स हैं और हर एक का मतलब अलग है, हर एक का मतलब अलग। एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। अब जैसे लेटर ए एंड ओ, ये खाली पार्ट जो है ना लेटर ए एंड ओ का, ये बताता है आपका सबकॉन्शियस माइंड का थिंकिंग कैसी, कितना हेल्दी है, कितना कंटामिनेटेड है, करप्टेड है। जो झूठ बोलते हैं, लायर्स जिसको बोलते हैं, जो 100% झूठ बोलेंगे, कंपल्सिव लायर्स, वो उनके डबल लूप्स होते हैं ए के अंदर, ए एंड ओ में। मैं आपको ये वाला जरूर दिखाऊंगा कि, क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा इसमें, डबल लूप कैसा बनता है ओ का। जैसे कि इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला ऐसा, तो ये लूप बन गया। आपने देखा देर आर 2 लूप्स, ये लूप के अंदर लूप है, ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके से ओपन। तो ऐसा कोई भी अगर आप लेटर देखेंगे, ए के अंदर अगर बन रहा है ऐसा, ए के अंदर ये लूप बन रहा है, यहाँ ये ए बनाया किसी ने ऐसा, तो ये ए के अंदर भी लूप बनेगा, इधर भी लूप बन रहा है अगर कहीं पे। तो ये लूप्स जो है, ये लूप्स, इस तरीके का लूप बनना, ये काफी डेंजरस साइन है। डेंजरस क्या मतलब, ये झूठ बोलने का साइन है बेसिकली। ये जो कोई भी है इंसान जो ये झूठ बोल रहा है। सो ये लेटर ए एंड ओ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताएंगे, तो क्या कैसे लूप चलते हैं। फिर लेटर सी जो है आपका सोशल बिहेवियर, कि किस तरीके से आप सोशली बिहेव करते हैं। लेटर ई, कौन से लोग लेटर ई में जगह नहीं बना रहे हैं, लेटर ई बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ई लिखा किसी ने, ई ऐसा लिखा किसी ने, बिल्कुल ई में कोई ये ई ऐसा होना चाहिए, वो बिल्कुल ये खत्म कर दिया। ये आपके कान है, ये आपके कान है, ये कान है आपके, और ये आप सुन नहीं रहे किसी की। अगर आपको लेटर ई में जगह नहीं, तो आप किसी की नहीं सुनते, आप अपनी ही चलाते हो। ये लेटर ई चेक करिए। आई का डॉट कहाँ कहाँ पर है, कितने डिटेल ओरिएंटेड है आप, कहाँ पढ़ रहा है, पीछे पढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है। आई के डॉट का मतलब कहाँ पढ़ा है, पोजीशन ऑफ द डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेप ऑफ द डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 25 तरीके की शेपें हैं, और आप हर सैंपल में दिखेंगे आप। लेटर एम एंड एन, ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में बताते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताते हैं, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेटर आर आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स है। लेटर एस, क्या सिंपैथी, काइंडनेस, चैरिटी, उनके बारे में। लेटर यू वी, या एबिलिटी टू बी सॉफ्ट और हार्श, कितने आप हार्श है। लेटर डब्ल्यू, बिहेवियर अबाउट वुमेन, अब लेडीज से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये बता देगा लेटर डब्ल्यू कैसे लिखने हैं। तो ये बड़ा ध्यान से आप देखना पड़ेगा कि कौन से ये है लेटर डब्ल्यू। लेटर एक्स, कैसे आप प्रेजेंट सिचुएशन हैंडल करेंगे। और लेटर जेड जो है कॉन्फिडेंस आपका। तो इनके एक तो ये है कि इनका मतलब क्या है, और फिर ये कैसे लिखे जाएंगे, क्या क्या वेरिएशंस है इनके हर एक के, जिनका मतलब फिर अलग है। वो उन्हीं की किस तरीके से हम उसको रीड करेंगे, वो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है। एंड अगेन ये सारे लेटर्स कवर हो गए। मैंने बताया जैसे आपको 1000 से 1000 के आसपास इसके वेरिएशंस हैं इन लेटर्स के, जो हम पढ़ेंगे। और लेटर डी जो है ये आपका फिजिकल एबिलिटी को बताता है, ये अपर जोन लेटर्स में आ गया। ये आपका, ये आप बताता है कि आप अपने आप के अपने बारे में क्या समझते हैं। आप अपने आप को ऋतिक रोशन समझ रहे हैं, या आप अपने आप को क्लियोपेट्रा समझ रहे हैं। ये दोनों चीजें बताएगा कि आपकी खुद के बारे में बिलीफ क्या है, आप अपने आप बारे में, या बिल्कुल ही आप एकदम अपने आप को बहुत ही वो समझ रहे हैं कि मैं बिल्कुल, मैं किसी लायक नहीं।
तो ये ऐसा जैसा भी आपकी अपने बारे में फीलिंग है वो चीज बताएगा। लेटर पी ये आपकी बताता है ये एक्चुअल स्टेटस क्या है, आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को वो अलग है, और क्या एक्चुअली आप है वो अलग है। लेटर एल बी एच ये बताए, लेटर एल बी एच में हाइट कितनी बड़ी है, लूप कितना बड़ा है, ब्रॉड है, ये भी बताएगा। लेटर के आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी है, आप रोमांस में आपकी फिजिकल लाइफ किस तरीके से जाएगी, आप क्या करेंगे, आप कितने ह्यूमरस हैं, ये सब चीजें बताएगा। आप मतलब कैंडल लाइट डिनर पे जाएंगे कभी कि नहीं जाएंगे, ये दूर से नमस्ते कर देंगे, वो लेटर के बता सकता है। ये इतनी चीजें तो लेटर्स में आ गई। फिर लोअर जोन लेटर्स में आ गए। लोअर जोन लेटर्स में मैंने बताया आपको, दिस इज अगेन क्या है आपका डिजायर टू अचीव डेप्थ विड्थ, कितना बड़ा आपने वो बनाया, कंप्लीशन बताया क्या है, पूरा रूप कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एसोसिएशन विद पास बताता है। लेटर क्यू सॉफ्ट है कि एग्रेसिव है, ये चीजें बताता है। तो ये लोअर जोन के लेटर्स बहुत अलग अलग चीजें। लेटर टी, अब लेटर टी में मैं इसको आपको ये चीजें इसके अंदर जो चीजें हैं लेटर टी में बड़ा ही अमेजिंग लेटर है, और क्या क्या चीजें हम इसमें हम करते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लेटर टी है। अब ये लेटर टी के अंदर इस वर्टिकल को हम स्टेम बोलते हैं और इसको हम क्रॉस बार बोलते हैं। ये स्टेम है, ये क्रॉस बार है। अब ये स्टेम जो है, स्टेम की वेरिएशन अलग अलग तरीके से है। स्टेम कई तरीके से, क्रॉस बार की पोजीशन, यहाँ पे क्रॉस बार लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है, कहाँ लगा है क्रॉस बार, ये क्रॉस बार की पोजीशन आपको बहुत कुछ बताएगी। पोजीशन अलग बताएगी चीज, प्लेसमेंट अलग बताएगी। मतलब पोजीशन मतलब हो गया कि किस हाइट पे लगा है, यहाँ ये वाला पोजीशन हो गया। प्लेसमेंट हो गया, ये यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, इधर है, इधर है। प्लेसमेंट अलग चीज बताएगी, पोजीशन अलग बताएगी। विड्थ ऑफ क्रॉस बार मतलब ये कितना मोटा है, प्रेशर कितना है इस पे वो अलग चीज बताएगा। प्रेशर स्टेम पे कितना है, ये कितना मोटा है, ये अलग चीज बताएगा। एंड लेटर टी इज, ये और भी तरीके हैं इसको पढ़ने, और बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें लेटर टी के अंदर आएंगी। हाउ डू यू रीड लेटर, हाइट कितनी बड़ी है, ईगो बताती है हाइट कितना बड़ा टी है आपका, ठीक है, और शेप और कनेक्शन कैसे कनेक्टेड है टी के क्रॉस बार, ये सब चीजें इसमें। लेटर टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 50 से 60 तरीके के तो लेटर टी अकेले। और लेटर आई, आई कैसे लिखते हैं, आपकी इमेज, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और आपके रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ कैसे, माँ और मदर एंड फादर के साथ, ये आप पर्सनल प्रोनाउन आई बताता है। आई दो तरीके से लिखा जाता है, कर्सिव में अलग लिखा जाता है, रोमन में अलग लिखा जाता है। हम लोग दोनों यूज करते हैं, इंडिया में दोनों ही यूज होते हैं, और हम दोनों ही पढ़ेंगे, हम दोनों ही पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम जो लेटर्स की मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लोअर जोन की हमने बात करी, तो लोअर जोन में वाई जो है सिर्फ आपके सेक्सुअल बिहेवियर को जानने के लिए वाई कम से कम 25 तरीके, वो किस तरीके के वाई आप बना रहे हैं, देयरफॉर उसका वो आपके जो आपका सेक्सुअल बिहेवियर है उसके ऊपर क्या वो इम्प्लीकेशन रहेगा, तो वो चीज आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। वो बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिटेल्ड। और मैं बार बार ये बोलता हूँ हर एक अपने स्टूडेंट को ग्राफोलॉजी के, ये इजी सब्जेक्ट नहीं है, ये सीरियस सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। भाई कुछ लोग होते हैं न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, फेस रीडिंग सीखी, प्रैक्टिस करी नहीं करी, मतलब वो अगर नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, नहीं करेंगे तो नहीं है। कोई भी साइंस में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगी, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सीरियस होकर करना पड़ेगा, थोड़ा सीरियसनेस ज्यादा चाहिए। तो ये आई वो बताएगा। लेटर एफ अकेला एक ऐसा लेटर है जो कि तीनों जोन में आता है, अपर जोन भी है, मिडिल जोन भी है, और लोअर जोन भी है। ये बताता है बेसिकली आपके प्लानिंग एबिलिटीज के बारे में, एग्जीक्यूशन एबिलिटीज और डिटर्मिनेशन कितना है किसी भी काम को करने की। सो ये लेटर्स आपकी लाइफ में कितनी सारी चीजें बता रहे हैं, हर एक चीज ऑलमोस्ट लेटर्स आपके बारे में बता देंगे किस तरीके से लेटर्स आपने बनाए। ये लेटर्स के ऊपर हो गया थोड़ा सा। अब हम आते हैं सिग्नेचर को देखते हैं, क्या क्या, क्योंकि सिग्नेचर एनालिसिस आल्सो वेरी कोर पार्ट ऑफ दिस। सिग्नेचर में भी हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें, असेंशन कैसा है, स्लांट कैसे है, साइज क्या है, प्रेशर कितना है, जोन क्या है, कनेक्शन कैसे है, ये सभी चीज जो हमने पढ़ी, इन सब चीजों को हम लोग सिग्नेचर एनालिसिस में भी पढ़ेंगे। हर चीज पढ़ेंगे, ओवर स्कोर, अंडर स्कोर, अंडर स्कोर 10 तरीके का अंडर स्कोर है, ओवर स्कोर कैसे है, डॉट्स कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट डाले, क्या डाले, क्या करना चाहिए। फिर पार्ट्स ऑफ सिग्नेचर, एनाटॉमी ऑफ अ सिग्नेचर। अभी बहुत सारे लोगों ने सिग्नेचर भेजे आपने, अलग अलग नाम है उनके, 3 नाम है, किसी ने पूरे तीनों नाम के सिग्नेचर करे, तो किसी ने सब इनिशियल्स डाले, क्या मतलब है उनका,
बड़ा ही फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अब जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं हर एक इंट्रोडक्शन में जरूर बताता हूँ, विच इज बेसिकली योर फीमेल सिग्नेचर्स। जो फीमेल्स लड़कियों को हमारे यहाँ शादी से पहले जनरली बोला जाता है कि आप अपना ही नाम करो, शादी के बाद तो नाम चेंज हो जाएगा तो दूसरा नाम डाल लेना। तो आप नाम चेंज करके सरनेम ही डालना, तभी डालना, अभी क्या डालना। तो लड़कियां क्या करती हैं, फिर वो अपना ही नाम डालती है, फिर शादी के बाद भी सिग्नेचर चेंज नहीं करती। बहुत बार ऐसा होता है, और कई बार मैंने देखा बहुत सारे मैरिड उसमें कपल्स में, जहाँ पे लड़कियां जो है शादी के बाद अपना ओल्ड सिग्नेचर ही कर रही हैं, सरनेम चेंज नहीं किया। अभी सरनेम चेंज करना, सरनेम क्या है, आपका हस्बैंड को डिनोट करता है। अगर आप चेंज कर दिया आपने सरनेम, और सरनेम लिखना शुरू कर दिया, विच मीन्स दैट यू एक्सेप्टेड दैट। अभी एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत जगह प्रॉब्लम आती है, बहुत शादी में डिस्प्यूट आते हैं सिर्फ इसी कारण से। वो क्या, रेमेडी सिंपल है, दोनों नाम लिख लो। और जिसको आप बोलते हो ना लिखो उनका नाम भी, अपने हस्बैंड का सरनेम डालो, उनको मतलब फीमेल हैव सीन जैसे कि नहीं, कोई और काम करा लो, कोई और रेमेडी चल जाएगी। ये बड़ा मुश्किल है लिखना, ऐसा भी होता है। अब वो देख सकते हैं हम लोग। फिर ऐसा और बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो आएंगी, वो सिग्नेचर एनालिसिस में पढ़ेंगे, ये भी एक पार्ट है। एक पार्ट ये है डूडल्स एनालिसिस। आपने देखा होगा, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, किसी का फोन आ गया, आपके सामने कागज पड़ा है, आपने कुछ लिखना शुरू कर दिया, कुछ ड्रॉ करना शुरू कर दिया। क्लास में बैठे हैं, जैसे अभी बैठे, अगर कोई कागज पेन लेके बैठे, मेरी बात बोरिंग लग रही है, या आपको कुछ कहना है, तो आप कहने से पहले दिमाग में चल रहा होगा, स्क्रिप्ट चल रही होगी क्या बोलना, और आपका हाथ चल रहा होगा पेपर के ऊपर, कुछ ना कुछ बना दिया होगा। जो आपने पेपर के ऊपर बना दिया वो डूडल है, वो भी बहुत कुछ बता रहा है आपके करंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। बच्चों की कॉपीज के पीछे, आपने भी बचपन में काफी किया होगा, कॉपीज के पीछे बहुत बार अलग अलग डिजाइन, बेकार पीरियड है, टीचर बोरिंग है, तो आपने डूडल्स बना दिए, तो उनको डूडल्स बोलते हैं। वो क्या डूडल्स आपके बारे में, करंट सिचुएशन ऑफ माइंड में क्या है, क्या करने जा रहे हैं, वो सब बता। इसके तो ये डूडल्स जो है, ये डूडल्स बहुत जगह जगह बनते हैं, बच्चे बनाते हैं अलग अलग तरीके के। कुछ आंखें बनाते हैं, कुछ फूल बनाते हैं, कुछ पेड़ बनाते हैं, हट्स बनाते हैं, कुछ हाउसेस बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के डूडल्स बनते हैं। सो ये, अब जैसे कोई फेस बनाया, अब मान लीजिए फेस बनाया, फेस बड़ा इंटरेस्टिंग है, फेस किसी ने बनाया लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखता हुआ फेस बनाया है, इसका मतलब वो अपने पास्ट को देखता है, तो उसको कोई पुरानी ये बात याद आ रही है, तो इसलिए उसने फेस लेफ्ट बनाया। राइट हैंड साइड देखता हुआ फेस बनाया है, इसका मतलब वो अपने फ्यूचर की तरफ देख रहा है, उसको कोई चीज अभी फ्यूचर में नियर, अभी इमीडिएटली कुछ नया काम कर रहा है फ्यूचर रिलेटेड, इसलिए वो फ्यूचर की तरफ देख। सामने स्ट्रेट फेस बनाया है, स्ट्रेट फेस मतलब प्रेजेंट में, आज करंट जो अभी चल रहा है उसके साथ, उसमें कुछ इश्यूज है या कुछ प्रॉब्लम, क्या इश्यूज है, कि अच्छा फील कर रहा है, कि क्या उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो क्या बना है, कैसा शेड किया है उसने, उन सब चीजों से हम बता सकते हैं। बट ये मैं आपको जनरल डायरेक्शन बता, कोई आप देखें लेफ्ट साइड राइट साइड, ये पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताएगा। तो डूडल्स हम पढ़ेंगे, ये भी करीब 60-70 डूडल्स सैंपल, जो मतलब मेन डूडल्स यूज होते हैं वो हम करेंगे सारे के सारे। और बाकी हम अगर इसमें देखें कि इसका प्रैक्टिस हम नॉर्मल यूज में क्या कर सकते हैं, तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको क्या करना है, वो पूरी चीजें आप इसमें जो भी रेक्टिफिकेशन आप करना चाहें अपनी लाइफ में, वो आप कर सकते हैं थ्रू ग्राफोलॉजी। इसके अलावा जो हम और भी पढ़ेंगे इसमें, वो हम न्यूमेरिकल्स, जैसे नंबर आप लिखते हैं, वो भी आप पढ़ेंगे, किस तरीके के नंबर आप लिखते हैं। प्लस इसमें और बहुत सारी चीजें आती हैं, कि आप जैसे एनवेलप है, चिट्ठी आपने किसी को भेजी, तो एनवेलप पे एड्रेस लिखा, एड्रेस कहाँ लिखा, कैसा लिखा, वो भी बहुत कुछ बताएगा। तो एनवेलप रीडिंग, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे अलाइड बहुत सारी चीजें हैं, रीडिंग, लव लेटर रीडिंग, ये रीडिंग, वो रीडिंग, वो सब हमको भी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोर्स इफ यू डू। तो ये चाइल्ड बिहेवियर कैसे असेस करना है, क्या करेक्शंस करनी है, पेरेंटिंग में बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। इनफैक्ट मेरी ये सारी वर्कशॉप्स भी हैं अलग अलग, सक्सेस वर्कशॉप, पेरेंटिंग वर्कशॉप, सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग वर्कशॉप, ये अलग अलग मैं कन्वर्ट करता हूँ ग्राफोलॉजी बेस्ड हूँ, और उसके हम आपको वो भी देते हैं कि आप कैसे क्या कौन सा सेंटेंस लिखे एंड देयरफॉर और ठीक हो जाए। कंपैटिबिलिटी चेक करनी दो पार्टनर्स के बीच, वो आप चेक कर सकते हैं। बिजनेस कंपैटिबिलिटी, पार्टनर है क्या करेगा, धोखा तो नहीं देगा कहीं आपको बाद में, वो आप चेक कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज कोई आपके अगर है, वो भी आप हैंड राइटिंग में चेक कर सकते हैं। एंड ऑल दिस विल बी कवर्ड एज पार्ट ऑफ द एडवांस कोर्स। ये हैंड राइटिंग के अंदर आएगा।
बाकी तो स्कोप बहुत कुछ है इसमें, हम अपने बारे में तो सभी कुछ जान जाएंगे, अपना सैंपल चेक करके दूसरों के बारे में भी, उसके मन में क्या चल रहा है सब पहचान, सब कुछ। पेरेंटिंग में हेल्प करता है, मैरिज में, मतलब ये जैसे मैंने कहा रिक्रूटमेंट में, आज भी अगर एप्लीकेशन लेटर आपने लिखवाया किसी, यू कैन टेल अबाउट द पर्सन कंप्लीटली क्या है, किस तरीके से। मैंने बहुत सारे HR प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी है इसी चीज पे कि कैसे कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट लेटर, ये जो एप्लीकेशन लेटर है उसको आपने पढ़ना है, एंड किस रोल के लिए आप हायर कर रहे हैं उसको उसके मिलने से पहले ही उसके बारे में आप जान सकते हैं कि वो उस रोल के लिए बिहेवियरल एस्पेक्ट से फिट बैठेगा कि नहीं। ये कई चीजों से कर सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ मालूम है आप उससे भी कर सकते हैं, ग्राफोलॉजी ये भी मालूम है, दोनों चीजें मिला के अगर करना चाहे तो उससे नथिंग लाइक इट, यू कैन इजीली डील विद दैट, बहुत अच्छा आराम से आप बात कर सकते हैं। सो ये ग्राफोलॉजी का ये था। अभी हम सैंपल्स पढ़ेंगे, सैंपल पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार एडवांस कोर्स के बारे में बता दूं। ये जो कोर्स अपना ग्राफोलॉजी का कोर्स है 8th में अगले सैटरडे से शुरू हो रहा है, वीकेंड बैच है, सैटरडे संडे 2 क्लासेस होंगी, 1.5 से 2 घंटे की एक क्लास है, और 18 क्लासेस होंगी टोटल जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, सब चीज कवर करेंगे। कोर्स की फीस जो है वो 21,000 रुपीज, और ये आप इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपको जो मिलेगा पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, जितने लेटर्स की जितने आपको मिलेगी, आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, किसी कोई भी नहीं देगा आपको, जितने लेटर्स की आपको फॉर्मेशन के साथ आपको लिटरेचर मिलेगा वो मिलेगा पूरा सारा, खुद मैंने ही बनाया, मेरे बाय क्रिएटेड बाय मी, वो चीज देंगे। सब लेटर्स का पूरा कोर्स मटेरियल मिलेगा, बुक्स भी मिलेंगी, रेफरेंस बुक्स, उनके कुछ पीडीएफ भी मिलेंगे ग्राफोलॉजी के, तो वो चीज भी आपको मिलेगी साथ में। और ये आप कोर्स जो भी आप करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं एडमिन में, और नेक्स्ट सैटरडे से ये शुरू होगा शाम के टाइम पर, लगभग यही 6:30 7 के आसपास शुरू होगा, सैटरडे संडे 2 दिन क्लासेस। ये 18 क्लासेस इज व्हाट वी से, 1-2 क्लास ऊपर हो जाएगी, कोर्स नहीं पूरा हुआ क्योंकि डिटेल्ड है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ज्यादा लोग होंगे ज्यादा प्रैक्टिस होगी एंड फिर वो क्लासेस बढ़ जाती हैं आगे, तो मतलब कम नहीं होंगी, मिनिमम इज व्हाट वी कोट इन दिस व्हेन वी से कि मिनिमम 3 क्लासेस टू कवर द एंटायर सिलेबस। ये कोर्स है एंड दिस इज स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सैंपल्स की। ये किसी ने भेजा है सैंपल, ये कौन है, ये कौन जो है वो है, अगर अभी तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अपना फुट वो भी दिखा सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके। ये जिसने भी सैंपल भेजा है, सागर नागर क्या नाम है, मुझे नाम नहीं समझ आ रहा, ये है क्या, इसी देर तो उनके बिना पढ़ने का कोई मतलब नहीं। हाँ जी नीता नागर जी, आप अपना अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या आपको, चलिए हाँ जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी आपका है ये। हाँ जी। चलिए, तो अभी हमने 2 बात करी, हमने कहा कि लोअर जोन या जोन्स की बात करी, तो मैं आपको जोन्स में इसमें बता देता हूँ ये किस जोन की हैंडराइटिंग, आपके हिसाब से कौन से जोन की हैंडराइटिंग। सर ये अपर और लोअर दोनों जोन की राइटिंग है। लोअर जोन तो नहीं मैं कहूंगा इसमें, बट हाँ ये मिडिल जोन वाली ज्यादा लग रही है, और अपर तो बिल्कुल नहीं। अपर जोन की राइटिंग तब होती है जब हम बोलते हैं, जब ये एल जो आपने लिखा है ना स्ट्रेट लाइन, हाँ इसमें हाँ। लूप होता है, ओके। बी में लूप होता, तो मैं हाँ बोलता ये अपर जोन की हैंडराइटिंग थी। बड़े हैं अपर जोन, नो डाउट, अपर जोन हाँ। आपका बड़ा है, लेकिन लूप्स नहीं, अच्छा लूप्स नहीं है, हाँ। लूप्स नहीं है, तो इसलिए हम उसको अपर जोन में क्लासिफाई नहीं करेंगे। लोअर जोन में भी आपके जो है, अब ये क्या बता रहा है आपके बारे में बेसिकली, जो मैं आपको बताऊं, दूसरी पहली चीज तो ये है, आपका नाम पूरा क्या है। नीता नागर। नीता नागर, तो आपने इसमें नागर ही लिखा है सिग्नेचर में, हाँ नागर ही है, NAGAR। और नीता नहीं लिखा कहीं पर भी। नहीं। ये देखो कितनी बड़ी गलती करी है, मतलब ये अगर आप, मतलब ये बेसिक चीज ये बताता है कि आपको, मतलब आप अपनी इंडिविजुअलिटी आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी, अपने आप को मतलब खत्म ही कर दिया पूरा, आपको ओ। सक्सेस मिलना नामुमकिन है। ये सुनने में बुरी लगेगी बात आपको, लेकिन आप कुछ भी काम कर ले, सक्सेस नहीं मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना उतना रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। अगर इमीडिएटली चेंज नहीं किया, अपना नाम नहीं लिखा, पूरा नाम लिखना है,
नागर से पहले पूरा नाम लिखना है आपको, बहुत जरूरी है ये, तो आपने बिल्कुल क्राइम कर रखा है, दिस इज द क्राइम। दूसरी चीज, कितनी कंफ्यूजन है आपकी लाइफ, सारी कंफ्यूजन, कितनी कंफ्यूजन है, इनको दूर दूर लिखिए हर लाइन को, ये ऐसे लिखा है ना आपने इधर, ये हाँ। सब ये देखिए, ये जी कहाँ जा रहा है, इधर नीचे इस वाली लाइन के नीचे तक चला गया। ओके। खिचड़ी, पूरी खिचड़ी बना के रखी है खिचड़ी, अपने, राइट राइट पूरे राइट। पूरे दिन की भी खिचड़ी बना के रखी है। हाँ, ये बात हो रही है कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं और सुबह जल्दी काम सारे जल्दी फटाफट करने की कोशिश करते हैं अपने सारे काम, वो है। बट अगेन आप देखिए यहाँ पर आप ना, आपने जो मार्जिन छोड़े हैं, मार्जिन से खैर इतना ज्यादा लिटरेचर नहीं है कि हम उसमें मार्जिन के बारे में कमेंट कर पाए, बट ये चीज जरूर है। दूसरी, आप अपने लाइफ में अपने फादर को ज्यादा अहमियत देते हैं अपने मदर से। ओके, राइट हाँ, तो राइट फादर की आप ज्यादा सुनते हैं। और बाकी ये काफी कंफ्यूजन, मतलब काफी मूडी और अनप्रिडिक्टेबल किस्म के आप हैं, तो ना काफी मूडी टाइप के हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। आप कल अभी खुश है तो कल अगली घड़ी क्या गुस्सा हो जाए, किसी को मारपीट दे तो कोई भरोसा नहीं। तो ऐसा ऐसा एकदम अनप्रिडिक्टेबल नेचर है एकदम आपका, तो मतलब आपसे डर के रहना पड़ेगा सामने वाले को। आपको आपसे मतलब हैंड राइटिंग देख के तो आदमी डरेगा, कहता छोड़ो यार अभी उलझो मत, कुछ भी हो सकता है आगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर तो नहीं आता कहीं पे? 4 नंबर आता है, अप्रैल। अप्रैल में, ठीक, 4 नंबर वो लग ही रहा था मुझे, इसमें ऐसा आएगा। तो ये चीज शॉर्ट में है। आपके एम्बिशंस अच्छे हैं, देखिए बहुत सारी जगह आप अपने बहुत ज्यादा अचीव करना चाहती है लाइफ में, ठीक है, अचीवमेंट आप चाहती है, कुछ सक्सेस मिले आपको, बड़ा कुछ करें, और अपने लिए गोल्स भी बड़े हाई सेट कर रहे हैं आप, मुझे ज्यादा करना है, मुझे करना है, बट अचीव नहीं हो पा रहे, कर तो रहे लेकिन अचीव नहीं हो रहे। अचीव नहीं नहीं हो होंगे रहा तो है, राइट। ना हो रहा है ना होगा। जितनी भी आज तक की लाइफ में आपने मेहनत करी, और अगर आपको यही सिग्नेचर रहे हैं, तो आई एम सॉरी, बट ये आपका नेगेटिव पार्ट है, इसको इमीडिएटली ठीक करिए। कम से कम 1 लाख बार सिग्नेचर करना है आपने, तो 6 महीने लगाइए, कम से कम 6 महीने लगे, जितने मर्जी लगे, एक पूरा नाम लिखना शुरू करिए, पूरा नाम लिखिए, सिंपल और नाम पूरा पढ़ा जा रहा हाँ है हाँ, ये जो सरनेम है ना, ये मेरे पापा का सरनेम है, एंड एनी विच आई एम मैरिड, सो मैं यही सिग्नेचर यूज कर रही हूँ। नहीं तो ये फिर भैया तो फिर संबंध में बोलूं, फिर अपना और ज्यादा घुसूंगा। ये आप मैं देख ही रहा है, लॉर्ड जोन इसमें खराब है बिल्कुल, आपके राइट। संबंध भी आपके नहीं अच्छे हैं अपने हस्बैंड के साथ। इसमें तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। See, आज जब आप हैंडराइटिंग पढ़ने पे आते हैं ना, तो जैसे अनियन पील करते हैं ना, तो आखिरी तक पूरा पील करते फील हैं आदमी करते का हैं। सब कुछ, सारा चरित्र, सारे नेचर, बिहेवियर, हर चीज पूरी एकदम खुल के बाहर आती है। तो मैं उन सब चीजों पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। तो आप ये रीजन भी आपको पता लग गया कि क्यों कर रहे हैं, तो फिर अपने नए नाम के साथ आप सिग्नेचर करिए, देखिए लाइफ आपकी इंप्रूव है। थैंक यू सर। श्योर ठीक है श्योर जी। श्योर। ये बहुत एक, जिसे कहते हैं ना स्पीड में एकदम, ये जैसे मेट्रो में बैठे बैठे या आपने ट्रेन में बैठे बैठे किसी का ऐसे देख लिया ना, वो उतना ही पढ़ा भी, हमने ज्यादा नहीं घुसे, अभी हम ज्यादा घुसे ही नहीं इसके अंदर, बहुत कुछ है इसमें। राइट राइट ठीक है, राइट, नो प्रॉब्लम, हैंडराइटिंग थैंक बहुत कुछ यू। कह रही हाँ जी, है। हाँ जी, ओके जी। थैंक अब यू। हम ये वाले 2 सैंपल और हैं, ये लोग कौन है, ये रेखा गोपाल का, ये है क्या यहाँ पर? रेखा जी आप हैं? अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं अगर आप हैं, अगर आप नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पूजा जी है, जिनका सैंपल है, पूजा जी जिन्होंने भेजा, ये पूजा अग्रवाल, ये भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ये राकेश एम मुंशेतीवार, ये है क्या फर्स्ट वन? इसका सैंपल है। अभी तो बहुत लेट हो गया, कोई अटैचमेंट वगैरह सेंड कर रहे हैं, वो मतलब नहीं है। अब ये है, ये भी नहीं दिख रहे। नर्मदा जी ये है क्या? नर्मदा पी, ये सर नर्मदा मेरा पी ले है। लीजिए प्लीज। मैं देखो, मैं तो चल ही रहा हूँ आगे, सर आप इसका आफ्टर भी आगे। नर्मदा जी उसके बाद में मेरा है। कौन सा वाला आपका है? ये नीचे वाला, हाँ ये सर। ये वाला है? हाँ सर। ये तो काफी परफेक्ट टाइप की हैंड राइटिंग है आपकी, और ये
हैंड राइटिंग जिसको हम बोलते हैं आर्केड हैंड राइटिंग, ये हैंड राइटिंग जो है ना ये आर्केड हैंड राइटिंग है, स्लो लिखी हुई। तो ये आर्केड वाले काफी कैलकुलेटिव लॉजिकल लोग होते हैं, ये बहुत ही अपने मतलब हर काम जो है ना हर कदम को सोच समझ के फूंक के रखने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं है कि ये जल्दबाजी में करेंगे। लेकिन आपको बड़ा एक तो बड़ा बैग लेके चलने की आदत है जिसमें बहुत सारा सामान हो। जब भी आप जाते हैं आपका हैंडबैग कितना बड़ा है? यस सर। बहुत सारा सामान लेके जाते हैं उसमें, सब कुछ इधर उधर सर। पूरी दुनिया साथ में लेके चल रहे हैं ये। और अपने दुनिया एक चीज बता दूं, ये बैग में नहीं है दिमाग में भी है। बहुत बैग है क्या दिमाग में? ये सिर्फ हैंड बैग पे तो फिजिकल वो है, बट दिमाग के अंदर कितनी पुरानी चीजें अपने भर रखी हैं वो बहुत ज्यादा चीजें बताती है। और वो पॉजिटिव सेंस में नहीं है, बहुत नेगेटिव सेंस में, जो कि ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आपकी लाइफ में। जितना आपको आगे बढ़ना चाहिए, जितना आपको आगे कुछ करना चाहिए, उसकी वजह से वो नहीं हो रहा बहुत। और किससे जेलसी किससे है? किससे ज्यादा ये जेलसी भरी हुई है? ये सब चीजें मतलब इसमें खैर और भी बहुत सारी चीजें मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। हैंड राइटिंग सैंपल जब आप ऐसे आते हैं ये सब चीजें देखिए, आप ये ठीक करिए। हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है। सुंदर हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है, बताता सब कुछ वही है। ये अगर आपने अभी लिखा है, ये आज ही लिखा आपने? यस सर। यस सर, आज ही लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया। ये दोनों ही चीजें आपकी भी जो है आपके मदर के साथ कुछ खास अच्छी बनती नहीं है। किसके साथ? मदर के साथ? मदर के साथ तो नहीं, हाँ फादर के साथ मेरा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, पर अभी हाँ, दोनों ही पेरेंट्स नहीं है इन अर्थ। चलिए अभी आपने वैसा ना ठीक है, मतलब वो भी दिखता है लेकिन वो इस वाले आई से क्लियर नहीं दिखता जो आपने इसमें बनाया। और पर्सनल प्रोनाउन तो आपने लिखा ही नहीं कहीं पे, ये आई एम ऐसा करके। ओके, तो सर इसको कैसे मतलब रिड्यूस करूँ, जो आप ये कह रहे हैं जेलसी और ये जो है जो नेगेटिव वो जो पास्ट में, हाँ, ये किसको कैसे ये रिड्यूस? देखिए थोड़ा सा ना मैं आपको कहूँगा जैसे थोड़ा स्पीड में लिखना शुरू करिए। स्पीड में? ओके। जल्दबाजी में मतलब आप बहुत सोचते हैं, ठीक है ना? आपकी जो सोचने का जो वो है ना लेवल, वो हाँ, बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा मतलब वो करते हैं स्पॉन्टेनियस नहीं। मतलब सी होता क्या है, तो ये नेगेटिव आपके अंदर कभी ना कभी आपको नेगेटिवली कुछ करने के लिए कहें, या आप किसी के साथ नेगेटिव बिहेव करें, या किसी के साथ मतलब गलत किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं, किसी को मतलब ऐसी भावना तो एटलीस्ट आई जाएगी दिमाग में किसी के साथ कुछ गड़बड़ करने की। तो ये ना भी आए और सही हो, तो इसके लिए आपको फास्ट लिखना है, जल्दी लिखना है। आपने सिग्नेचर किया अपना इसमें, वो दिख नहीं रहा यस, सिग्नेचर सैंपल में। हाँ ये रहा। ये क्या नाम ये लिखा रहा। आपने? ए जिंदल? ए जिंदल, अदिति जिंदल। और ए को भी ऐसे आपने पूरा गोला बना के रखा। यही प्रॉब्लम है। आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में क्या मतलब 9 और 4 दोनों आ रहे हैं कि 2 2 7 आ रहे हैं? 13 8 9 2 आ रहा है सर। 2 आ रहा है। अच्छा 8 और 2 आ रहे हैं ना? 8 और 2 आ रहे हाँ, हैं। 8 और 2 आ रहे हैं। हाँ, ये एक्सट्रीम जिसे कहते हैं ना आप इमोशनल अपना टॉर्चर जिसको बोलते हैं, वो आप कर रहे हैं हाँ, अपने साथ। ठीक है, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना ही ओके। नुकसान कर रहे हैं। और ये ठीक हो सकता है, आपको अपना नाम ठीक करना पड़ेगा। ये एक के ऊपर आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। देखिए क्या होता है जब आप अपने नाम नहीं लिखते हैं पूरा, तो हाँ, आपने क्या किया, आपने अपनी फैमिली के लिए अपने जिंदल आपका हस्बैंड का सरनेम सरनेम है। है क्या? हस्बैंड का सरनेम है? नहीं, हस्बैंड का है सरनेम सर। हस्बैंड का सरनेम। तो आपने अपने ससुराल के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सबके लिए पूरी अपनी लाइफ लगा दी। यस, ये ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, हाँ, सही है सर। पूरा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपको फिर लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं मिला। हाँ सर, तो मैंने मेरी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी है। हाँ, ये जो इतना आप कॉम्प्रोमाइज कौन छोड़ता गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में? तो अब आपको क्या करना है, आपको भी अपना नाम पूरा लिखना, आदित्य पूरा लिखना। आदित्य पूरा ओके, लिखिए, जिंदल पूरा लिखिए, ये भी 1 लाख बार। सिग्नेचर इससे कम नहीं होते हैं, मतलब आप डेली लिखना शुरू कर दीजिए। और ये ओके। देखिए आपने नीचे जो लाइन मारी हुई है ना अपनी हाँ, सिग्नेचर के नीचे, अपने अपने हाँ, पैसों के मनी बैग, मतलब ये समझ लीजिए आपने पैसा जो था ना अपने हाथ में लेके जा रहे थे, और उसमें खुद ही अपने हाथ से एक छेद कर दिया, तो वो पैसा गिरता हुआ चला गया, खुद ही अपना नुकसान करना शुरू कर दिया। ओके। ये नुकसान आप कर रहे हैं, ये ना करें नुकसान।
इसलिए बेटर रहेगा ये। ठीक है सर। ये आप प्लीज आप करें। और ये किसका सिग्नेचर है? ये इधर ये AK ये मिश्रा। मेरा, हाँ जी सर, हाँ आलोक जी, कुमार मिश्रा। मिश्रा जी। हाँ, आलोक कुमार मिश्रा जी। ये जी हैंड सर। राइटिंग जो है इसमें कुछ जगह तो आपके लूप्स दिख रहे हैं और कुछ जगह P बहुत ही खराब जा रहा। और ये आपने भी यहाँ पर जो है अपना नाम पूरा ना लिख के, देखिए इसमें दो चीजें हैं। अभी आपकी हैंड राइटिंग का साइज छोटा, सिग्नेचर का साइज बड़ा है। जी ठीक है, विच इज वेरी गुड। गुड इसलिए कि आप अपना कुछ लाइफ में अच्छा अचीव करना चाहते हैं, बड़ा अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच इज गुड। कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप दिन को ठीक से प्लान करते हैं, सारी चीजें ठीक से प्लान करते हैं, अपने काम को मेरे plan बारे करते में हैं। बताया, ये मैंने लिखा था ये ना, मैंने ये बाकी AK मिश्रा जो लिखा है ना आपने, इसमें भी आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। नाम जो है, नाम हमेशा पूरा लिखना आप। और आपने आलोक में भी डबल A लगा रखा है, तो किसी ने बोला होगा इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डबल A लगाने के लिए, जी इसलिए लगाया आपने। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, डबल A से कितना फर्क पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, बट आप ये आलोक कुमार मिश्रा जो पूरा जो भी आपने लिखना नाम, इसको पूरा लिखिए, ठीक है सर। नाम पूरा लिखिए जैसे लिखा आपने। और नीचे लाइन मारनी तो लाइन एक डालिएगा। लाइन में ये जो इधर साइड लेफ्ट होके इधर आया है, ये नहीं होना चाहिए, जो ऐसा आ रहा था ना, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये लूप का साइन हाँ कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रेट लाइन मारेगा बस यहाँ, ये लूप नहीं, हुक नहीं आना चाहिए इसका। हुक है ठीक है ना, सर। इस वाले में हुक नहीं आना चाहिए, ऐसे करिएगा। बाकी और ज्यादा कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक है बाकी। और ये कुछ सैंपल्स हम लोगों ने करे, और ये हम और डिटेल्स में कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस हो तो अब मैं अभी आंसर कर सकता हूँ। एंड सर मेरा सैंपल थोड़ा कर दीजिए सर, संगीता दास। सर मेरा भी उसमें बहुत WhatsApp सारे में आए है। हैं, देखिए सैंपल्स बहुत सारे आए हैं मेरे पास। ठीक है, और वो उतने सारे सैंपल्स लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर मैं सैंपल पे जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। एक लाइन देख के कुछ बोलना वो ठीक नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा सैंपल के लिए, इसलिए मैं, और वो एक ऐसा देख के बोलना वो नॉट राइट। तो वो सैंपल तो ज्यादा नहीं हो पाएंगे, 3-4 सैंपल इज व्हाट वी कैन डू एट मैक्स, बट नॉट बियॉन्ड दैट। सो बाकी आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है करने के लिए, कोर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आई एम रेडी टू आंसर। सर जैसे मैं ड्राइंग एनालिसिस करती हूँ, तो मुझे फिर अच्छा रहेगा ना अगर मैं ये ग्राफोलॉजी भी कर लेती हूँ तो? बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। तो ड्राइंग एनालिसिस कैसे करते हैं आप, किसके लिए करते हैं? सर नॉर्मली तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं और उनके पेरेंट्स के, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, और उसके बाद फिर वो थोड़ा थेरेपी सेशन देकर इट क्लियर। वो तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फिर अगर ये ग्राफोलॉजी तो उसी, मेरा मानना तो ये है कि दुनिया की हर टीचर को, जो भी प्राइमरी स्कूल टीचर है, हर टीचर को सीखनी चाहिए ग्राफोलॉजी। क्योंकि बच्चा, स्पेशली 11th-12th के बच्चे, जितने भी बड़े वाले बच्चे ना, टीनेज जो आते हैं, 16 साल से ऊपर के बच्चे जितने भी, उन बच्चों के लिए तो क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आज की डेट में। वही अलग तरीके का बिहेवियर है सबका। वो हैंड राइटिंग अगर हम चेक करते हैं तो मतलब वो, और बहुत कम में भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा बच्चे के बारे में। अगर आप ये ग्राफोलॉजी सीखते तो आपके लिए बहुत ही मतलब ये तो खैर इसमें तो कोई वो ही नहीं है। अब हैंड राइटिंग लिखवा लीजिए, ड्राइंग बना लीजिए, दोनों मिक्स करके आप देख लीजिए। सर हैंड राइटिंग तो वो बनाते हैं, मतलब नोटबुक्स तो उनकी हमारे पास ही आती है ना। बस तो आप ऐसी ऐसी चीजें बता सकते हैं उनके पेरेंट्स को कि वो भी हैरान हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, मतलब कुछ बच्चे वो भी हैं हैरान। जो डूडल करते रहते हैं बैठ के क्लास में, बहुत कुछ होता डूडल है। डूडल तो फिर भी चलो ठीक है। डूडल से ज्यादा आपके जो लेटर फॉर्मेशन है ना, जैसे लेटर फॉर्मेशन हो रही है, उनके बारे में जान के बहुत बहुत कुछ आप बता सकते हैं, बहुत कुछ। हेलो हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर अब मेरे को थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग में चेंज करने हैं, क्योंकि मुझे क्या चेंज करना मुझे 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 खुद को मतलब अपने आप का ही ठीक करना है। मेरा यही है, मतलब मुझे ये मतलब सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम मतलब, हाँ टाइम तो फिर वो बाकी आप फिर कंसल्टेशन ले लीजिए। मतलब अगर हाँ, अगर जैसे मेरा खुद का जो जहाँ लैकिंग है वो ठीक हो जाए, हाँ तो कंसल्टेशन ले लीजिए आप उसके लिए। अच्छा समझ गया सर। मैं आपका जब सेशन खत्म होगा मैं बात करूंगा आपसे।
हाँ, ठीक है सर। सर सभी को सिग्नेचर जो लोग कर रहे हैं evening, सबको sir. सिग्नेचर के लिए। हाँ जी, सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जो आई के ऊपर वैसे तो डॉट लगाते हैं, जैसे मैं आई के ऊपर एक छोटी सी जीरो नहीं होती है क्या, मतलब अंदर होल ऐसे छोटा सा जीरो हाँ, बनाती हूँ, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि आपको अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकिंग इसको बोलते हैं। बहुत अटेंशन चाहिए आपको लाइफ में, विच इज गुड, कोई इसमें गलत नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई नेगेटिव तो नहीं है, मतलब उसको नहीं, कोई चेंज नेगेटिव करने का नहीं, नीड नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मत करिए मत करिए, बने रहे। सर हाँ जी, in सर handwriting, how मेरे do you relate with planets, sir? planets, how do you relate? वो How zones, do you I relate said with zones. planets? Zones are related with Ah, planets. zones. Yeah, that you can relate. That's what. In If they have numerology, written all the three zones, then all the three zones. if they have All the written three all zones the are three related zones, with, yes, all the three zones can be related with planets and numerology. With your date of सर birth. मेरे you know. पेरेंट्स नहीं है, तो फिर मुझे लाइफ में अचीव करना है, तो फिर मुझे अपनी हैंडराइटिंग में क्या चेंज करना चाहिए? देखिए, क्या चेंज करना चाहिए, तो लाइफ में जो अचीव कर रहा है वो तो लाइफ हैंडराइटिंग देख के पता लगेगा कि क्या अभी गलती कमी है, तो वो चेंज करनी, वो तो बिना देखे तो नहीं पता लगता। सर लाइक कोई स्पेसिफिक चेंज की आई के ऊपर डॉट कैसे बनानी चाहिए, मतलब नॉर्मल डॉट बनाइए आई के ऊपर, डॉट के साथ आई के ऊपर ही बनाइए, ना लेफ्ट में ना राइट में, ओके आई सर। के ऊपर ही और बनाइए। सिग्नेचर्स कैसे होने चाहिए? सिग्नेचर में आप पूरा नाम लिखिए, हर किसी को मैं बोलूँ, एडवाइस ये करूँ कि आप अगर कोई भी सिग्नेचर कर रहा है, अपना पूरा नाम लिखिए, अपना फर्स्ट नेम तो 100% लिखना है आपने पूरा। कोई भी एनीवन हु इज नॉट राइटिंग हिज फुल फर्स्ट नेम, उसको सक्सेस नहीं मिलेगी। उसको सक्सेस, जितना वो काम करेगा उतना सक्सेस उसको नहीं मिलेगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन, आप सभी लोग अपना फर्स्ट नेम पूरा पूरा लिखिए सिग्नेचर। ये फ्री की एडवाइस है, ले लीजिए, क्योंकि ये इसी एडवाइस के हजारों रुपए लेते हैं लोग, और सिग्नेचर में यही ठीक करते हैं। और कुछ सर नहीं अगर जैसे आजकल लोग जो हैं वो लिखना बहुत कम कर दिया बच्चों ने, एंड दे आर लाइक हाँ। टाइपिंग एंड ऑल, तो उससे न्यूरो एबिलिटीज में फर्क पड़ता है क्या बच्चों की? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा। एक्सप्रेशन ही आने- नहीं है ना, जो आने एक्सप्रेशन वाली नहीं है आपका। generations हैं, लाइक हाँ, जो मैं आने मैंने वाली क्या बोला आपको, generations मैंने शुरू में बोला ही था कि आने वाले टाइम में लोगों को एक पेज की सहूलियत मिलेगी, साइकोलॉजिस्ट की लिख के आइए एक पेज। हैं। ये आपका साइकोलॉजिकल वो है, वेंटिंग आउट है एक तरीके से। आप पेपर पे आप लिखते हैं तो वो आपका एक्सप्रेशन है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल थॉट, वो है। तो वो चीज तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लिखना। अब नहीं लिख रहे हैं लोग तो बात अलग है, बट साइन करेंगे, कुछ करेंगे, आगे आने वाले टाइम में होगा 100%। आप कुछ ना कुछ तो ऐसा वो करना पड़ेगा। सर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अर्निंग के लिए क्या करना चाहिए? बेटा लोअर लूप्स अपने अच्छे बनाओ, लोअर लूप्स को अच्छा बड़ा प्रॉपर लूप बनाइए पूरा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप लोग सभी लोगों का। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। आप अपना ग्रुप पे डाल सकते हैं अपना फीडबैक सेशन के बारे में। एंड जिसको भी कोर्स करना है, एडवांस कोर्स नेक्स्ट सैटरडे से शुरू हो रहा है, यू कैन एनरोल फॉर दैट। थैंक यू सो मच।